और इसीलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 306 to 308, दैट इज अ टेंडर ऑफ पार्डन। टेंडर ऑफ पार्डन। अब जैसे ही हमने पार्डन वन सुना, तो पार्डन से रिलेटेड कई सारे प्रोविजन हमारे माइंड में स्टार्ट हो जाते हैं। एक पार्डन हमने वहां पे भी पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन में। श्रेष्ठा, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय पार्डन? श्रेष्ठा, अगर आप सुन रहे हैं तो बताइए क्या मतलब है इसका, पार्डन का। सर एक्सक्यूज वाले फॉर्म में यूज करते हैं ना हम इसको। वो तो एक आम आदमी वाला पार्ट है, पार्डन है। आई बेग यू पार्डन मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई हल्की सी। ये पार्डन लीगल टर्मोलॉजी वाला बताइए आप। आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पढ़ा आपने 72 में कि प्रेसिडेंट कैन पार्डन, सजा खत्म कर सकता है गवर्नर। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट जो है बिल्कुल सजा खत्म कर सकता है, इनफैक्ट द सेंटेंस तक भी खत्म कर सकता है। तो देर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ विच इज गिवन टू द एग्जीक्यूटिव, दे कैन पार्डन इट। बट यहाँ जो पार्डन हम पढ़ेंगे दैट वुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट। ठीक है, एक तो चलो यहाँ पर हो गया प्रोविजन। एक प्रोविजन हम कहाँ पढ़ते हैं इसी में, सीआरपीसी में। गवर्नमेंट के पास वो पार्डन तो नहीं है इन द सेंस, बट सजा को कम्यूट करने की प्रोविजन है। 433 में भी है, 433A में भी है। ठीक है, कौन ये आपका सीआरपीसी में ही सजा कम ही होती है, अल्टीमेटली देखा जाए कम्यूट कर दी जाती है। दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को ठीक लगता है विदाउट द ऑफेंडर कंसेंट, बिगर उसी कंसेंट के सजा कम की जा सकती है। राइट, वहां पे भी प्रोविजंस है। विल डू इट लेटर ऑन दैट, बट वी हैव ऑलरेडी डन दिस पार्ट। नाउ क्वेश्चन इज दैट गवर्नर क्या सजा डेथ सेंटेंस को खत्म कर सकता है? गवर्नर? नो सर। ठीक है, तो गवर्नर साहब जो है वो हमारे डेथ सेंटेंस को खत्म नहीं कर सकते। इसमें हमने केस भी किया था, आई होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट, जहाँ पे मिस्टर शिंदे जो थे उन्होंने अल्टीमेटली पार्डन कर दिया था एक तेलुगु देशम के जो पे वर्कर का मर्डर हो गया था कांग्रेस यूपीए की गवर्नमेंट में, जब वो मिनिस्टर थे। तो उसका फायदा उन्होंने अपनी बात में उठाया कि गवर्नर व्हेन ही वाज अ गवर्नर ही अल्टीमेटली पार्डन अ पर्सन, आई मीन द पर्सन हु हैज मर्डर्ड, उसको पार्डन कर दिया गया था। तेलुगु देशम के कोई मेंबर का मर्डर कर दिया था। तो वहां पे फिर आया कि इट शुड बी आल्सो बी जुडिशियली रिव्यूड। राइट, तो कौन सा केस था वो, यामिनी? याद आया नहीं आया? फैक्ट्स याद आए? जल्दी बताइए, कम ऑन, वी हैव टू डू लॉट ऑफ सेक्शंस। अब ये आपको ध्यान रखना है। बिहार। सॉरी? डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। हाँ जी। अच्छा, वो तो ऑर्डिनेंसेस पे रिलेटेड था। सर एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, आपकी आवाज आ रही है, बताइए दोबारा क्या कह रहे हैं आप। कौन सा केस कहा आपने? डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, फिर याद आया नहीं वो ऑर्डिनेंस से। तो उस पे है जहाँ पे ऑर्डिनेंस इशू किए गए थे बिहार के अंदर, जो गवर्नमेंट ही नहीं चल पा रही थी, तो ऑर्डिनेंस 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 more than 256 ordinance were passed from the last 16 years. चलो चेक कर लेना, बात आपको समझ में आना चाहिए। चलो अब टेंडर ऑफ पार्डन पढ़ते हैं सीआरपीसी से। सीआरपीसी जो है उसमें 306, 307, 308 डीलिंग विद द टेंडर ऑफ पार्डन। ये पार्डन है क्या? यहाँ पर पार्डन क्या है कि किसी ने कोई ऑफेंस किया है। बेसिकली इसका यूज कब होता है? इसका यूज तब है, इसका जो ऑब्जेक्ट बनाया गया सेक्शन को, कई बार कोई ऑफेंस सेवरल लोग करते हैं, कई सारे लोग मिलकर करते हैं। अब लेकिन पकड़ में भी कोई भी नहीं आ रहा, नहीं पता लग पा रहा कि क्या चीज़ है सामने क्या नहीं है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं हम, अगर कई सारे लोग हैं जो अक्यूज्ड हैं, कई सारे का मतलब दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकते हैं, बट मोर देन वन ऑफ कोर्स। तो उसमें क्या करेंगे, उनमें से एक को थोड़ा सा प्रलोभन देकर, लालच देकर, लालच किस चीज का देंगे कि यू विल बी गिवन अ पार्डन, कि जो तुमने ऑफेंस किया है
तुम्हें वो दोष से मुक्त कर दिया जाएगा, बट यू हैव टू बी अप्रूवर। आपको अप्रूवर बनना पड़ेगा, यानी सरकारी गवाह। सरकारी गवाह बनने पे टर्म्स एंड कंडीशन के साथ उसको हम माफ कर देंगे, बट ही हैज टू डू व्हाट ही हैज टू डू। उसे सरकार को सारी बातें, आई मीन कोर्ट को सारी बातें सच सच बतानी पड़ेगी। देन ओनली ही कैन बी ग्रांटेड अ पार्डन। टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको पार्डन किया जा सकता है। इसका पर्पस ये होगा, जब कोई इंसान पकड़ में नहीं आ रहा, कम से कम एक को ही बना दो अप्रूवर। एक को बनाने से और लोग को तो कम से कम सजा मिल सकती है। ऐसा तो है नहीं कि क्योंकि लॉ के क्लच से कोई भी बच के भागना नहीं चाहिए, बचना नहीं चाहिए। अगर उन्होंने क्राइम किया है तो दे शुड नॉट बी escape फ्रॉम द क्लचेस ऑफ द लॉ। एंड देयरफॉर व्हाइल मेकिंग अप्रूवर ऑफ एनी पर्सन अक्यूज्ड, इनमें से जो भी एक कंप्लाइज है, पार्टनर इन अ क्राइम, कंप्लाइज जो है, इनमें से एक को बना देंगे। कई सारे लोग हैं, एक को बना लो अप्रूवर। अप्रूवर बनाने के बाद वो सारा ट्रू डिस्क्लोज करेगा कि किस किसने मिलके ऑफेंस किया है। एंड देन व्हेन ही वुड बी अप्रूवर हो जाएगा टर्म्स एंड कंडीशन पे, वो एग्री हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये जब इसको इस तरीके का लालच या प्रलोभन दिया जाएगा, इंड्यूसमेंट दिया जा रहा है, तो ये एक्सेप्ट करेगा। देन ओनली ही कैन बी टर्न इनटू एन अप्रूवर। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा तभी होगा, जबरदस्ती नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो एक कंप्लाई, सपोज करो दो या दो से ज्यादा या सपोज 3-4 लोगों ने मिलकर कोई क्राइम किया है, तो इनमें से एक इंसान को कोर्ट कहीं कह सकती है कि भाई तुम्हें हम छोड़ देंगे, बट आप ट्रू डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। देन ओनली वंस ही विल एक्सेप्ट इट, देन ओनली ही विल बी काउंटेड एज अप्रूवर। जब ये अप्रूवर बन जाएगा तो ये विटनेस बन जाएगा। ठीक है, ये विटनेस के तरीके से इसको ट्रीट होगा। अब इसके साथ क्या होगा, जब ये विटनेस होगा, इसमें कई सारे प्रोविजन है। ये अगर बेल पर है तो ठीक है, अगर बेल पे नहीं है, इफ नॉट ऑन अ बेल, इफ नॉट ऑन बेल, तो डेफिनेटली फिर इसको कस्टडी में रखेंगे जब तक ट्रायल पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कस्टडी में रख लेंगे ताकि ये कम से कम जो इसको बात बतानी है वो कोर्ट में आके बता सके, भागे ना। और एट द सेम टाइम जब ये अप्रूवर बन जाता है, तो अप्रूवर बनने के बाद अगर ये दो कंडीशन हो सकती है जब ये सरकारी गवाह बन गया, या तो बिल्कुल सारी चीज सच बोलेगा। ठीक है, अगर ये इफ इज नॉट लाइंग, इफ नॉट लाइंग, ठीक है, झूठ नहीं बोल रहा है ये। अरे लाई के स्पेलिंग क्या होते हैं? ठीक है, स्पेलिंग है लाइंग, LIELY, वो तो लेट ना हो गया। चलो एक बार चेक कर लेना, इसलिए मिस्टेक होती रहती है। इफ इज नॉट लाइंग, देन ऑफ कोर्स अगर ये सच बोल रहा है, इसने सही टर्म्स एंड कंडीशन पे ट्रू डिस्क्लोज किया है, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, इस अप्रूवर का, इस अप्रूवर को अल्टीमेटली मिलेगा एक्विटल, अगर ये सारी चीज सही बता देता है। बट इफ इज नॉट, अगर इसने झूठ बोला है, सपोज करो इसने फॉल्स एविडेंस दिया है, या जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे इसने इसको ट्रू डिस्क्लोज करना था वो नहीं दे रहा है, तो हमारे यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पीपी साहब का रोल आ जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का। वो ऑब्जेक्ट करेगा कि नो योर लॉर्डशिप इज नॉट whatever on terms and condition even been asked to state the true before the court is not disclosing, और या वो सच बताने के मूड में नहीं है, या वो नहीं बता रहा है, या झूठी गवाही दे रहा है, देन ऑफ कोर्स पीपी साहब उसको ऑब्जेक्ट करेंगे। इसको सुना जाएगा कि भाई तुम वाई यू आर नॉट, मतलब आप सच क्यों नहीं बता रहे हैं। और अगर इसने झूठी गवाही दी है, अगर इसने झूठ बोला है, तो यहाँ पर रोल आएगा फिर हाई कोर्ट का। Then on the with the consent of the High Court, then only he can be prosecuted for the giving of false evidence. इसमें हमारा सेक्शन यूज होगा 308। ठीक है, अब यहाँ पे कंट्रोवर्सी तो नहीं, यू शुड नो कि हु कैन गिव अ पार्डन। पार्डन कौन कौन कर सकता है, कौन कौन सी अथॉरिटी पार्डन करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। पार्डन करेगा कौन, या तो CGM साहब करेंगे, या CMM साहब करेंगे, या MM फर्स्ट क्लास करेंगे। तो CGM साहब या CMM साहब जो है वो ड्यूरिंग इंक्वायरी, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी कर सकते हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में भी कर सकते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। इंक्वायरी के दौरान, ट्रायल के दौरान, इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो, ये ध्यान रखना है, इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो।
बट जो हमारे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, ही कैन पार्डन, इंक्वायरी, ट्रायल, बट नॉट इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस। इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो नहीं कर सकते पार्डन मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब कौन कौन से मामलों को ट्रायल जो है पार्डन होगा? देखो, पार्डन जो है वो अक्सर ऐसे मामले विच इज ट्राइबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जो चलेंगे, ऐसे मामले, फर्स्ट तो ये हो गया जो कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्राइबल है, ऐसे मामले जो स्पेशल जो जज है उनके सामने चलने हैं, ऐसे मामले। थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, थर्ड कौन सा है? जो सीवियर ऑफेंस है, सीवियर ऑफेंस मतलब मोर देन 7 ईयर, 7 साल से ज्यादा वाले मामलों में पार्डन हो रहा है। यही ध्यान देने वाली बात है, और यही इसका इसमें पेक्यूलरिटी है इसके पर्टिकुलर सेक्शन में, कि 7 साल ज्यादा वालों में भी पार्डन हो जाता है। तो आंसर इज यस। अब 7 साल से कम वालों में क्या होगा? लेस देन 7 ईयर में क्या होगा? अगर आपको थोड़ा समझ आया हो सीआरपी तो आप इसका आंसर दे देंगे। ट्रायल, 7 ईयर। हाँ जी, समरी, अरे ट्रायल तो सब में ही होता है, ट्रायल तो इसमें भी होगा। बार्गेनिंग। प्ली बार्गेनिंग होगा ना? हाँ। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग होगा। हमने पढ़ा नहीं था क्या प्ली बार्गेनिंग में? ठीक है, प्ली बार्गेनिंग होगा। और एक बात बताओ, हर एक मामले में चाहे वो कोई सा भी ट्रायल हो, प्लेड गिल्टी का ऑप्शन तो आता ही है। भाई आप क्या गिल्टी मानते हैं, ये ऑप्शन तो होता ही है। गिल्टी मानते तो सजा कम हो जाती है थोड़ी। कोर्ट में लिखा है ना मे कन्विक्ट, हर जगह मे कन्विक्ट लिखा था। नहीं करती तो ट्रायल चलाओ। आई होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट। क्या प्रोसीजर था? डिस्चार्ज पहले हो रहा है, फिर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है, फिर प्ली गिल्टी होता है। ये तो है ही, ये तो भी हर एक चीज में आना ही आना है। आई होप यू कैन रिमेम्बरिंग इट। तो जो 7 साल से कम वाले ऑफेंस उसमें प्ली बार्गेनिंग हो रहा है, प्ली बार्गेनिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप उसको देख लेना कौन कौन से मामलों में प्ली बार्गेनिंग होता है। अब प्ली बार्गेनिंग उन मामलों में नहीं होता सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, वुमेन के अगेंस्ट, 14 साल से कम के बच्चे के अगेंस्ट। ठीक है, बच्चों के साथ जो ऑफेंसेस हो रहे हैं उसमें नहीं होगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट पार्डनिंग का। अब पार्डनिंग से पहले एक बात और समझनी है, इसी में समझ लेंगे फिर तो हमें डायरेक्ट ही पढ़ना है। जो पार्डनिंग वाली बात है, जब हमने पार्डनिंग की बात करी है तो आपको शायद पता ही होगा, हम ऑलरेडी वैसे कवर कर चुके हैं। एक होता है एक्म्प्लाइज, एक होता है को एक्यूज्ड। व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ जी, दोनों में क्या डिफरेंस है? को एक्यूज्ड कहाँ पढ़ेंगे आप? अगर आपने ध्यान दिया होगा बताइए जल्दी से, कहाँ पढ़ा होगा आपने को एक्यूज्ड? सेक्शन 30 में है। हाँ जी, सेक्शन 30 हाँ जी, सेक्शन 30 में को एक्यूज कौन होते हैं? जिनका ट्रायल साथ चलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है बस, जिनका ट्रायल साथ चलता है, सेम ट्रायल। कंप्लाइज कौन है? जिन दो लोगों ने मिलकर क्राइम किया है। अब जिन दो लोगों ने मिलकर क्राइम किया है, जरूरी थोड़े ना उनका ट्रायल साथ चले। एक पकड़ा गया, एक नहीं पकड़ा गया, बाद में ट्रायल चल रहा है उसका। लेकिन अगर दो लोग हैं जिन्होंने साथ मिलकर क्राइम किया है, दे विल कॉल्ड एज ए कंप्लाइज। तो अब मुझे आप बता दीजिए, सेक्शन 306 जो है वो अप्लाई जो है कंप्लाइज वाले सिचुएशन में होगा या को अक्यूज्ड वाले में होगा? कंप्लाइंस। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। ये कंप्लाइज पे होगा जो पार्टनर इन क्राइम थे। सपोज करो ए बी सी तीन चार लोग थे, तो इसमें से हमने कहा चलो बी को अप्रूवर बना लेते हैं, इसको बनाया, इन सब ने साथ मिलके क्राइम किया। अब बी इन सब के खिलाफ गवाही देगा, यही तो कॉन्सेप्ट है भाई। बी को फिर छोड़ देंगे, इनको पकड़ लेंगे, क्योंकि पकड़ में अभी तक कोई नहीं आ पा रहा था। तो बी की गवाही जो है, और हमने एक बात ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ए कंप्लाइज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कहाँ पढ़ा है हमने? सेक्शन 133।
रेड विथ सेक्शन व्हाट 114 का बी इसके सर साथ होते हैं ना। इसका मतलब ये कि एक्म्प्लाइज में अगर ए बी सी डी ने मिलके क्राइम किया है और सिर्फ बी ही पकड़ा गया है, तो बी जो भी गवाही देगा और ए सी और डी नहीं पकड़े गए हैं, तो वो यहाँ पर पार्डन हो जाएगा बी। अगर ऑफ कोर्स ये बात है, इसको हम अप्रूवर तब बनाएंगे ना जब, देखो ये तो डिपेंड करता है कि बी को, जैसे कोर्ट ने अगर सबने इन सबको पकड़ लिया है, सबने अरेस्ट हो गए हैं, तो अब इनमें से एक को बना लेंगे। अब सपोज करो ए पकड़ा गया है, बी भी पकड़ा गया है, सी और डी नहीं पकड़ा गया, तब भी बी अप्रूवर बन सकता है। ये अल्टीमेटली कभी ना कभी तो पकड़े ही जाएंगे, सब्सिक्वेंटली भी तो पकड़े जा सकते हैं, और ए तो पकड़ा ही गया है, अब वो कोई एक्यूज पकड़ा नहीं गया है। शुरू हो चुका है। हाँ जी, वो एक्यूज के केस में एक ट्रायल शुरू हो चुका है, सेम ट्रायल चल रहा है दोनों इस पे का। नहीं अप्लाई होगा, इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। टेंडर ऑफ पार्डन वगैरह ये तो अलग अलग को एक्यूज है ना, ये तो को एक्यूज अलग कॉन्सेप्ट है। अब दोनों को मर्ज नहीं करना, सिर्फ आप ये ध्यान रखना है कंप्लाइज होने चाहिए, सेम पार्ट वो होने चाहिए, ये सेम। आई मीन इन सब ने मिलके क्राइम किया हो, यहाँ पे मिलके क्राइम किया हो या ना किया हो, सेम ट्रांजेक्शन में किया हो, तब भी उन पे सेम ट्रायल चल जाता है ना। इसको इससे कॉन्सेप्ट से कंफ्यूज नहीं होना आपको, यहाँ ये ध्यान रखना 306 वहां अप्लाई होगा जब कंप्लाइज होंगे। ए बी सी सबने मिलके क्राइम किया हो, उनमें से एक इंसान जो है वो सरकारी गवाह बनाया जा रहा है ताकि औरों को सजा दी जा सके। और ये टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये सच बोलेगा, अगर इसने झूठ बोला तो डेफिनेटली ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर गिविंग अ फॉल्स एविडेंस, और उसके लिए फिर हमें परमिशन लेनी होती है हाई कोर्ट से, जो हम 308 में पढ़ेंगे। एंड नाउ डोंट क्लब इट विद इट, इससे आप बिल्कुल भी टच मत करिए, इसको भूल जाइए। बट इसमें ध्यान रखना ये कंप्लाइंस वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ट्रायल से इसका कोई लेना देना नहीं है, ट्रायल की बात बिल्कुल अलग है, जब एबीसी साथ साथ उन्होंने ऑफेंस किया हो। अब इसमें यही है, वैसे बैरक एक बार देखेंगे। अथॉरिटीज हमने एक बार डिस्कस करी है, सीजीएम साहब होंगे, सीएमएम साहब होंगे, एमएम साहब होंगे। और ड्यूरिंग ट्रायल, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रायल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सीएमएम साहब, और अपार्ट फ्रॉम दी अगर एमएम साहब करेंगे, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास करेंगे, तो वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ओके, बस इसमें एक छोटी सी बात और है, वो कमिटमेंट की है। अगर लगता है कि ट्रायल जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन चलाएगा तो मामले को कमिट कर देंगे, और मेकिंग ओवर होगा तो सीजेएम साहब के पास होगा, ठीक है। बाकी इसमें सिर्फ डायरेक्ट ही है, और कमिट वगैरह तब यूज होगा, सेक्शन 307 तब यूज में आएगा जब मामले में कमिट होगा केस। कमिट का मतलब पता ही होगा आपको, एक कमिट होता है, एक सबमिट होता है, मेक ओवर होता है, ठीक है। तो मामले को अगर हमने कमिट कर दिया है कि आई एम नॉट एबल टू ट्राई दिस मैटर, यू ट्राई इट, तो मामला 307 का फिर यूज होगा। फिर जिस कोर्ट के पास कमिट किया गया है वो भी तो कर सकती है पार्डन। उसमें क्या है, 307 में सिर्फ एक वर्ड पे ध्यान रखना है अपना, बिफोर जजमेंट। जजमेंट आने से पहले जहां मामला भेज दिया गया है ऊपर वाली कोर्ट में, वो अपनी जजमेंट लिखने से पहले पार्डन कर सकती है। अब एक बार बैरक पढ़ेंगे तो बहुत इजी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक बस एक इंपॉर्टेंट एरिया और देखना है, वो केस लॉ से समझ में आ जाएगा। द पर्सन अप्लाइंग फॉर पार्डन में नॉट बी एक्चुअली कल्प्रिट ईदर। एक जजमेंट में कोर्ट ने कहा जरूरी नहीं है कि उसने आरोप भी किया हो। 51 ये केस था आपका स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामसी देवासी भील का केस था 1991 में। उसमें ये कहा गया था कि यहाँ पे एनी पर्सन का मतलब क्या है, टेंडर ऑफ पार्डन में एनी पर्सन का बहुत वाइडर स्कोप दिया गया है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्सन अप्लाइंग फॉर द पार्डन मे नॉट बी एक्चुअल कल्प्रिट ईदर। क्योंकि जो वर्ड लिखा है, मैं लिख देता हूँ ये केस का नाम भी। तो पहले तो एक ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, बैरेट तो हम पढ़ ही लेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस
चिमल्लापत्ती गणेश्वर राव का केस है 1963। केस का नाम लिख लेते हैं, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस CEEM चीमा गणेश्वर राव। द जजमेंट ऑफ 1963 की जजमेंट है। इसमें इसका ऑब्जेक्ट बताया गया है टेंडर ऑफ पार्डन का। इसमें लिखा है कि 306 एंड 307 जो है दैट डील्स विद द सर्कमस्टांसेस अंडर विद द पार्डन कैन बी टेंडर्ड। पार्डन, देखो इसमें भी एक वर्ड यूज किया है, वो आपको क्लियर कर देगा। पार्डन कैन बी टेंडर्ड टू ए कंप्लाइज, पार्डन कैन बी टेंडर्ड टू ए कंप्लाइज, ठीक है। वर्ड भी इन्होंने यूज किया है, कोएक्यूज नहीं लिखा है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन 306 and 7 is to allow pardon to tender in case where a grave offense is alleged to have been committed। grave offense हुआ हो, grave offense का मतलब यहाँ पे कैसे समझ में आता है, क्योंकि मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया सीवियर ऑफेंसेस में ही पार्डन दिया जा रहा है। सीवियर ऑफेंसेस मोर देन 7 years या कोर्ट ऑफ सेशन या स्पेशल जज, ये 3 कंडीशन है ना, इनमें हो रहा है टेंडर ऑफ पार्डन। alleged to have been committed by several persons so that with the aid of the evidence, with the aid of कौन, अप्रूवर के फायदे से, ठीक है, इसकी हेल्प से, इसकी एड की वजह से क्या होगा, of the approver evidence of the person pardon the offense could be brought home to the rest, जिसकी वजह से जितने भी लोग हैं रेस्ट पर्सन जिन्होंने ऑफेंस किया है मिलके, उनको तो सजा मिल सके कम से कम, ठीक है, तो दे कैन बी पनिश्ड। दैट वाज हेल्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस छिमालपत्ती गणेश्वर राव 1963 के केस में। इसका ऑब्जेक्ट और इसका पर्पस बताया गया है। लेटर ऑन इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामसी देवासी भिल, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामसी देवासी भिल का जो केस है 1991 का है। उसमें ये कहा गया है इसमें ये कहा है भाई, छोटी सी चीज है, पर्सन अप्लाइंग फॉर पार्डन मे नॉट बी एक्चुअल कल्प्रिट ईदर। जरूरी नहीं है कि वो मेन एक्यूज्ड ही हो जिसको पार्डन किया गया है। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट मे बी एक्चुअल कल्प्रिट ईदर, मे नॉट एक्चुअल कल्प्रिट ईदर, जरूरी नहीं है मे नॉट एक्चुअल कल्प्रिट ईदर, क्योंकि यहाँ लिखा है सपोज टू हैव बीन कंसर्न इन। आगे हम देखेंगे वर्ड, तो सपोज जिसको ये पता है उस ऑफेंस के बारे में, सपोज टू हैव बीन कंसर्न इन, इसका मतलब क्या निकल के आएगा, इसका मतलब कोर्ट ने इंटरप्रेट किया इस केस में, सजेस्ट दैट द पर्सन टू होम पार्डन कैन बी टेंडर्ड मस्ट बी वन, वो इंसान होना चाहिए हु इज नॉट एक्चुअल कन्विक्टेड ऑफेंस, चाहे जिसको कन्विक्ट ना भी किया गया हो, नॉट कन्विक्टेड, बट डेफिनेटली ही मस्ट बी अ पर्सन जो एकम्प्लाइज के दायरे में आ रहा है, उसी से होगा। जो एकम्प्लाइज है नहीं तो वो तो फिर एक विटनेस हो गया ना, बट एकम्प्लाइज में ही से ही एक इंसान को हमने अप्रूवर बनाया है, वो ही उसी पे टेंडर ऑफ पार्डन अप्लाई होगा। इट इज नॉट कि विटनेस को हम पार्डन कर दे, और विटनेस ने कोई क्राइम थोड़ी ना किया है। विटनेस तो एक आम आदमी है जो कोर्ट में आके डिपोज कर रहा है, क्या उसने देखा, तो कंप्लाइज होना तो जरूरी ही होगा। तो कहने का मतलब ये स्कोप इसका बड़ा है, बहुत वाइडर है।
टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, ट्रू डिस्क्लोजर करेगा, देन ही कैन बी गिवन अ बेनिफिट ऑफ द पार्डन। ठीक है, चलो अब इसको हम बैरेक पढ़ते हैं एक बार, देन विल सी के इसमें और क्या प्रोविजंस है। लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। So what is the name of the case? State of Gujarat versus रामसी, RAMASI, देवासी भिल। वैसे आप अपना पेपर में कोशिश करना इस केस को ना ही लिखे तो भी ठीक है, ये जरूर लिख देना ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये केस है ना कंफ्यूज बहुत करेगा अदरवाइज। इसमें थोड़ा सा जजमेंट में ये बातें भी लिखी हैं, जरूरी नहीं है वो एक्यूज उसको पनिश किया गया हो, कन्विक्टेड हो, तो उससे ऐसा लगेगा, प्रतीत ऐसा होगा कि क्या वो इंसान भी हो सकता है जो थर्ड पर्सन है। लेकिन ऑफ कोर्स ही बात है, इसका क्रक्स यही निकल के आएगा कि इंसान कम से कम पार्टनर इन अ क्राइम हो, उसी में से तो एक इंसान को निकालेंगे। जरूरी नहीं है वो कन्विक्टेड हो, कन्विक्टेड हो जाएगा तो फिर उसको पार्डन तो मिला ही नहीं, तो इंसान को पार्डन तो तब किया जा रहा है ना, और पार्डन के बाद तो एक्विटल हो रहा है। तो यानी उन सब लोगों में से एक को छोड़ा जा रहा है, उसे सरकारी गवाह बनाया जा रहा है इस कॉन्सेप्ट में, जिसकी वजह से और लोगों को तो सजा मिले। अब वो कोई भी हो सकता है, मेन एक्यूज भी हो सकता है। अब यहाँ पढ़ते हैं 306 का जो बैरेट कहता है, सेक्शन 306, टेंडर ऑफ पार्डन टू एक्म्प्लाइज with a view to obtaining the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy of an offense to which this section applies। हमें क्या करना है, कोर्ट को क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए कोर्ट ने क्या किया है, एनी पर्सन, देखो यहाँ वर्ड लिखा है ना एनी पर्सन, इस पे है वो केस, राम जी वाला जो केस है, एनी पर्सन एक बहुत बड़ी बात है। सपोज टू हैव बीन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंसर्न इन, लेकिन इस एनी पर्सन का कंसर्न किससे संबंध होना चाहिए, कंसर्न इन और प्रीवी। प्रीवी का मतलब ऐसे समझता है कि आपने अपने सुना होगा प्रीवी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफ कोर्स ही बात है, जो पार्टी जो एसोसिएट होती है, जैसे प्रीवी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम यूज करते हैं, कम से कम वही तो सू कर सकती है ना। तो ऐसे यहाँ पे वो इंसान रिलेट तो होना चाहिए ना ऑफेंस से कहीं ना कहीं, टू एन ऑफेंस। प्रीवी टू एन ऑफेंस भी वर्ड लिखा है, ध्यान रखना, प्रीवी टू एन ऑफेंस, ठीक है, साफ साफ नजर आ रहा है वो ऑफेंस से संबंधित होना चाहिए। ऑल टुगेदर ऐसा इंसान ना हो कि जिसने सिर्फ क्राइम होते हुए देखा है। आपने एक बात पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस नालनी का केस है, तो शी वाज नॉट एक्म्प्लाइज। आई होप यू कैन रिमेंबर इट। स्टेट ऑफ तमिलनाडु नालनी का केस पता है? यस सर, इधर वही राजीव गांधी वाला। हाँ, राजीव गांधी की हत्या वाला। तो उसमें अगर जो उसकी बीवी उसके साथ रहती है, साथ रहना, इट इज नॉट कवरिंग अंडर द कॉन्स्पिरेसी, इट इज इवन शी इज नॉट अ कंसीडर एज ए कंप्लाइज। तो ऐसा नहीं कि उसको हमने अप्रूवर बना लिया जाए या उसको हमने टेंडर ऑफ पार्डन, अरे वो उस पर तो ऑफेंस लग ही नहीं रहा, ठीक है, उसको नहीं। तो एनी पर्सन का मतलब इतना स्कोप स्ट्रेच मत कर देना कि कोई भी विटनेस को आप कह दो ये अप्रूवर बन जाएगा या टेंडर ऑफ पार्डन नहीं कर रहा। अरे टेंडर ऑफ पार्डन तो वही करेंगे ना जो एक्म्प्लाइज है। 306 एसोसिएट विद द वर्ड एक्म्प्लाइज, एक्म्प्लाइज होगा ना पार्टनर इन अ क्राइम। जो पार्टनर इन अ क्राइम है ही नहीं, जो जस्ट सिंपली अ विटनेस है, ही कैन नॉट बी टेकन एडवांटेज ऑफ दिस सेक्शन। इज दैट क्लियर भाई? ये ध्यान रखना है यहाँ पर। कंसर्न इन और प्रीवी टू एन ऑफेंस टू विद दिस सेक्शन अप्लाई द सीजीएम साहब। अब देखो यहाँ पे अथॉरिटीज की बात की गई, कौन कौन करेंगे, सीजीएम साहब, सीएमएम साहब और मजिस्ट्रेट ऑफ, ठीक है, सॉरी सीजीएम और एमएम एट एनी स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीजीएम और सीएमएम इक्विवेलेंट पोस्ट पे हैं। एट एनी स्टेज, एनी स्टेज, ठीक है, किसी भी स्टेज पे क्या कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन वर्ड इनके साथ जुड़ा है, अभी आगे मैं आपको चीज दिखाता हूँ। इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इंक्वायरी के दौरान एंड ट्रायल।
ऑफ ऑफेंस एंड द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अच्छा, यहाँ एमएम भी लिखना जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। कई कई जगह पे ये एमएम को इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट से अलग कर रखा है, ठीक है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट। तो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इंक्वायरिंग इनटू एंड ट्राई। अब यहाँ देखो मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास लिखा है ना, इसको जे भी हटा दो, या मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है लिखना, नहीं तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जनरली इक्वली होते हैं एमएम के। जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, अब यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा है, यानी इंक्वायरी और ट्रायल के दौरान ये पार्डन कर सकते हैं। मे टेंडर पार्डन, मे वर्ड लिखा है, पार्डन कर सकते हैं। टू सच पर्सन ऑन अ कंडीशन ऑफ मेकिंग फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर। पार्डन किस पे करते हैं? ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ कंडीशन रखी जाती है। क्या कंडीशन है? वो कंडीशन एक ही होती है जनरली, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर, full and true disclosure of the whole of the circumstances within his knowledge relative to the offense and every other person concerned. ऑफेंस से संबंधित जो बातें हैं वो बताएगा, वो सारी चीज, और जो लोग उससे संबंधित है, वेदर एज अ प्रिंसिपल और एज एन अबेटर, चाहे वो प्रिंसिपल हो, ठीक है, चाहे वो अबेटर हो, इन द कमीशन देयर ऑफ, तो किसी को भी किया जा सकता है, ठीक है, वेदर अ प्रिंसिपल और एन अबेटर। अब ये सेक्शन किस किस पे अप्लाई होगा? अब इसकी जो ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, बट बैरेक से एक बार पढ़ने से क्लियर होती है चीजें। और सेक्शन अप्लाइज टू व्हाट? एनी ऑफेंस ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय द कोर्ट ऑफ सेशन और बाय कोर्ट ऑफ स्पेशल जज। इसको दो तरीके से लिख लेना आप, स्पेशल जज अलग से लिख लेना ताकि भूलो ना आप इसको। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने जिनका ट्रायल होना है, आई एम श्योर यू वुड बी बेटर अवेयर अबाउट इट कि कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है वो उसके प्रोविजन कहाँ कहाँ दे रखे हैं। 209 प्रोविजन है, ठीक है, कमिट किया जाता है। और उसके बाद फिर ट्रायल तो आपको पता ही है, 225 से लेकर 237 तक है ट्रायल। और स्पेशल जज अपॉइंटेड अंडर सीआरपीसी में, क्रिमिनल अमेंडमेंट में जो भी कोई स्पेशल जज अपॉइंट हुए हैं। और थर्ड कैटेगरी कौन सी है? एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट व्हिच मे एक्सटेंड टू 7 ईयर, 7 साल तक, which may extend to any offense punishable with imprisonment which may extend to 7 years or more severe। तो 7 साल तक वाले में भी हो सकता है, एंड मोर सीवियर। तो मोर सीवियर का मतलब यहाँ पे क्या होगा? 7 साल से ज्यादा वाले में भी हो सकता है। क्या 7 साल से कम वाले में हो सकता है पार्डन? हाँ जी, सर यहाँ पे तो ये वर्ड क्यों लिखा है which may extend to? हाँ, तो 7 साल से कम वाले में भी हो सकता है। क्वेश्चन क्या 7 साल से ज्यादा वाले में होगा? डेफिनेटली, वैसे मैक्सिमम इसमें ही होता है, अदरवाइज क्योंकि 7 साल से कम वाले में भी पार्डन हो सकता है, बट वहां पे प्ली बार्गेनिंग भी यूज हो जाता है। पार्डन भी हो सकता है, प्ली बार्गेनिंग भी हो सकता है, प्लेड गिल्टी भी होता है। प्लेड गिल्टी तो हर किसी केस में हो सकता है, तो तीनों पी होते हैं यहाँ पर यूज 7 साल से कम वाले। सर यहाँ पर जो इसका फर्स्ट वाला है कोर्ट ऑफ सेशन, तो वहाँ पे वर्ड यूज किया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है। अरे अभी मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे नहीं आया, ठीक है, वेट कीजिए थोड़ा, थर्ड पे भी आएंगे। तो एवरी मजिस्ट्रेट हु टेंडर्स अ पार्डन अंडर सबसेक्शन 1 शैल रिकॉर्ड। थर्ड में क्या लिखा है? इज रीजन, रिकॉर्ड करेगा रीजन जो टेंडर कर रहा है। ये इन मामलों में हो रहे हैं ना जो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, सेशन जज के पास मामला चलेगा, स्पेशल जज के पास, या 7 साल से कम या 7 साल से ज्यादा। तो 7 साल से ज्यादा वाले में भी होता है, डेफिनेटली होगा। अब 7 साल से ज्यादा जितना भी हो सकता है पनिशमेंट। रीजन फॉर डूइंग यहाँ पे लिख दिया जाएगा, क्यों उसको पार्डन दिया जा रहा है। बी में क्या लिखा है? whether the tender was or was not accepted by any person to whom it was made। ऑफ कोर्स ही बात है, मैंने आपको बताया है कि टेंडर एक्सेप्ट होगा तभी आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। जो एक्यूज्ड है, जो अप्रूवर बन रहा है, पहले वो एक्सेप्ट तो करे,
and shall on application made by the accused furnish him with a copy of the search free of cost. जब अभी एप्लीकेशन लगाने के बाद इसको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दे दी जाएगी. बहुत सिंपल सा, इसमें तो है ही नहीं. फोर्थ क्या कहता है? Every person accepting a tender of pardon made under subsection 1 shall be examined as evidence. अगर इसने टेंडर ऑफ पार्डन को एक्सेप्ट कर लिया है एक्यूज ने, तो अब इसको क्या बना देंगे हम? इसको एज अ एग्जामिन किया जाएगा विटनेस की तरीके से. एग्जामिन एज अ विटनेस. ठीक है, विटनेस. और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेदर ए कंप्लाइज इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस. डेफिनेटली ही वुड बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस. ए कंप्लाइज अपने आप में कॉम्पिटेंट विटनेस होता ही है, और अप्रूवर बन गया तो भी बिल्कुल कॉम्पिटेंट विटनेस होगा. बट डेफिनेटली हम उसके साथ वो पढ़ते हैं 114 का बी कि उसकी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट है, इसलिए उसको थोड़ा सा आपको कॉरोबरेशन तो करना ही पड़ेगा. Shall be examined as a witness in the court of the magistrate taking cognizance of offense in the subsequent trial. और अब जो ट्रायल चलेगा आगे, क्योंकि अब ट्रायल तो चलेगा ही ना, दूसरों के खिलाफ तो ट्रायल चलेगा, तो ये तो विटनेस बन गया, यानी अप्रूवर बन गया. एग्जामिन किया जाएगा एज अ विटनेस. बी क्या कहता है? बड़ा सिंपल सी बात कहता है, शेल अनलेस ही इज ऑलरेडी ऑन अ बेल. अगर वो ऑलरेडी बेल पर है तो ठीक है. अगर बेल पे नहीं है, नॉट ऑन बेल, व्हेन इफ इज नॉट ऑन अ बेल, अगर उसे बेल नहीं मिली है, बी डिटेन इन द कस्टडी अंटिल द टर्मिनेशन ऑफ द ट्रायल. जब तक टर्मिनेट ना हो जाए तब तक वो कस्टडी में रहेगा. इफ इट इज नॉट ऑन अ बेल, अगर जेल में है ऑलरेडी, यानी जुडिशियल कस्टडी में है, तो ठीक है, इसको कस्टडी में ही रहने दीजिए अंटिल टर्मिनेशन ऑफ, जब तक ट्रायल खत्म ना हो जाए. ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं. तो जब एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो कोई इश्यू नहीं आएगा. फिफ्थ में क्या लिखा है? Where a person has accepted a tender of pardon made under subsection 1 and has been examined under subsection 4, जब उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है पार्डन बन की जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एंड सबसेक्शन 4 में उसको एग्जामिन किया गया है, the magistrate taking cognizance of offense shall without making any further inquiry in the case. ऑफ कोर्स ही बात है, अभी तो इसको टेंडर किया गया है ना, टेंडर ऑफ पार्डन मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन इसका ट्रायल कहाँ चलना है? अब ट्रायल तो चलना है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो इसको कमिट कर देंगे. कमिट आपको पता ही है, कमिट कहाँ है? ऊपर की कोर्ट में किया जा रहा है. कहाँ किया जा रहा है? कोर्ट ऑफ सेशन में. अल्टीमेटली ट्रायल तो ऊपर चलना है ना. सपोज करो, अब ट्रायल भी तो देखना पड़ेगा कहाँ चलेगा. ट्रायल अगर ऐसा मामला है जो गंभीर अपराध है, उसका ट्रायल तो कोर्ट ऑफ सेशन में चलेगा, तो मामले को कमिट कर दिया जाएगा. If the offence is triable exclusively by that court, or if the magistrate taking cognizance is a CGM, या तो ये कोर्ट ऑफ सेशन जाएगा या CGM साहब के पास जाएगा. टू द कोर्ट ऑफ स्पेशल जज, अब स्पेशल जज के पास जाना है तो स्पेशल जज साहब के पास भेज दिया जाएगा. और इन अदर केस द मेक ओवर द केस टू CGM साहब, who shall try the case himself. कमिट जनरली ऊपर हो रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के पास. अगर मेकिंग ओवर, मैंने आपको बताया था, मेकिंग ओवर में मामला जनरली वैसे नीचे की कोर्ट में जाता है, जहाँ पे CGM साहब मेक ओवर करते हैं नीचे की कोर्ट में मामले को. ठीक है, बट यहाँ क्या हो रहा है? पार्डन करने के बाद वो मामला CGM साहब के पास जा रहा है. भाई ये थोड़ा सा ध्यान में रखना. मेकिंग ओवर, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है वो CGM को रेफर करने के लिए हुआ है कि मामला CGM को देना है. मेक ओवर द केस टू द CGM who shall try the case himself. तो डिपेंडिंग अपॉन हु कैन ट्राई, उसके ऊपर डिपेंड करता है मामला कहाँ जाएगा. अगर गंभीर मामला है, दैट शुड बी ट्राइड बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, तो कमिट होगा. और अगर लगता है कि CGM साहब सुनेंगे इस मामले को, तो मेकिंग ओवर हो जाएगा. तो अल्टीमेटली एक तरीके का कमिटी है, ये भी ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि मजिस्ट्रेट जो है वो टेंडर ऑफ पार्डन करने के बाद या तो मामला ऊपर जाता है, ऊपर ही जा रहा है उनसे, तो CGM साहब तक भी जा रहा है, तो कमिटी हो रहा है अल्टीमेटली देखा जाए तो. बट बी जो है वो उसमें कमिट वर्ड यूज नहीं लिखा, मेक ओवर है. भाई ये ध्यान रखना है. अब 307 पढ़ लेते हैं एक बार. (307) 307 में अब देखो, अब कमिट हो गया केस. पावर टू डायरेक्ट टेंडर ऑफ पार्डन, पावर की बात कर रहा है. एट एनी टाइम आफ्टर द कमिटमेंट, आफ्टर
कमिटमेंट में मामला कहाँ गया था, या तो कोर्ट ऑफ सेशन पे गया था या स्पेशल जज के पास गया था। ठीक है, कमिटमेंट 1 पे ध्यान दीजिए। ऑफ अ केस बट बिफोर जजमेंट इज पास, बट बिफोर जजमेंट इज पास, यहाँ वर्ड पे ध्यान देना। आफ्टर कमिटमेंट मामला ऊपर भेज दिया कोर्ट ऑफ सेशन की कोर्ट में गया, बिफोर जजमेंट इज पास, बिफोर जजमेंट इज पास्ड, जजमेंट आने से पहले। अब ये कोर्ट ऑफ सेशन भी तो कर सकता है। अब कोर्ट ऑफ सेशन किसका कमिटमेंट करेगा, पार्डन की बात करेगा। द कोर्ट विद द कमिटमेंट इज मेड with a view to obtaining the trial, with a view to obtaining at the trial the evidence of any person supposed to have been directly or indirectly concerned in or privy to any such offense, tender a pardon of some condition to such person. अब यहाँ पे भी जजमेंट आने से पहले कोर्ट ऑफ सेशन भी पार्डन कर सकता है। ठीक है भाई, इतना सही है। कमिटमेंट के बाद भी पार्डन हो सकता है। देन वी हैव 308। 308 में क्या कहा है, ट्रायल ऑफ अ पर्सन नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ अ पार्डन। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, नॉट कंप्लाइंग। जिस इंसान को हमने पार्डन किया नीचे, बट वो क्या है, नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन, उन कंडीशन को नहीं माना, नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन। तो क्या होगा, इफ इज नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन, डेफिनेटली उस इंसान को हम क्या करेंगे, टर्म्स एंड कंडीशन खत्म, आ जाइए अब तुम्हारे खिलाफ भी ट्रायल चलेगा। वेयर इन रिगार्ड्स टू द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन मेड अंडर सेक्शन 306, 306 या 307 में जब टेंडर ऑफ पार्डन किया गया होगा, द पीपी, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पीपी साहब भी तो आएंगे, ऑब्जेक्ट करेंगे, सर्टिफाइज दैट इन हिज ओपिनियन। अब पीपी साहब को लगता है, वो ये कहते हैं कि भाई जनाब ये जो इंसान को आपने पार्डन किया है, उन्हें ऐसा लगता है सच पर्सन हैज ईदर विलफुली कंसीलिंग, जानबूझकर छुपा रहा है कुछ, विलफुली कंसीलिंग, ठीक है, इज हाइडिंग समथिंग, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी वो छुपा रहा है, नहीं बता रहा, ट्रू डिस्क्लोजर नहीं कर रहा है, या झूठ बोल रहा है, और गिविंग फॉल्स एविडेंस। ठीक है, not complying with the condition on which the tender was made, such person may be tried। अब उस पर भी मामला चलेगा, नहीं बता रहे, चलो आ जाइए, ट्रायल स्टार्ट होगा तुम्हारे खिलाफ भी। he will be tried for the offense in respect of which the tender was so tendered or for any other offense। अब any other offense का मतलब यहाँ क्या है, जिस मामले के लिए उसके लिए तो ट्रायल चलेगा ही। for any other offense of which he appears to have been guilty in connection with the same matter, अगर उसने जो भी ऑफेंस किया है उसके लिए भी उस पर ट्रायल चला जाएगा। एंड ऑल्सो फॉर द ऑफेंस ऑफ गिविंग फॉल्स एविडेंस। अब जो इनने झूठी गवाही दी होगी ना, गिविंग फॉल्स एविडेंस, एक तो इसने ऑफेंस पहले ही कर रखा था, बट इसने दूसरा ऑफेंस ये झूठी गवाही दी है। अब जब झूठी गवाही दी है, इसके लिए भी इस पर ट्रायल चल सकता है। अब वो कैसे होगा, प्रोवाइडेड सच पर्सन शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी अदर ऑफ द अक्यूज। अब यहाँ इंपॉर्टेंट एक बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्रोवाइजो, जिसको इंसान को टेंडर किया वो बाद में झूठ बोल रहा है या गुमराह कर रहा है, कोर्ट को नहीं बता रहा टर्म्स एंड कंडीशन जो उसके साथ रखी गई थी, इज नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट टू द कोर्ट, देन ही शैल नॉट बी ट्राइड। शैल नॉट लिखा है, साथ नहीं चलेगा भी उनके साथ, शैल नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, शैल नॉट बी ट्राइड जॉइंटली विद एनी ऑफ द अदर एक्यूज्ड। ठीक है, सेपरेटली ट्रायल होगा ये। Provided further that such person shall not be tried for the offense of giving false evidence। ये भी प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में एमसीक्यू बनता है यहाँ पे, कि अगर किसी ने झूठी गवाही दी है, फॉल्स एविडेंस दी है, जिसको हमने टेंडर किया गया था, when he was giving a false evidence before the court, now what, इसके ऊपर भी ट्रायल नहीं चलेगा, shall not be tried for the offense of giving false evidence except with the sanction of high court। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, ये इसके ऊपर तभी मामला चलेगा जब हमने सैंक्शन लेनी पड़ेगी, कहां से, हाई कोर्ट से, देन ओनली ही कैन बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रायल इस पे तभी चलेगा। एंड नथिंग कंटेन इन सेक्शन 195 और शैल बी अप्लाई। अब 300 ये है क्या, 195 और 340 वो है,
ये तो एक साथ ही पढ़ते हैं, ठीक है। ये कौन से प्रोविजन की बात कर रहा है, जल्दी बता दीजिए इफ यू नो इट। झूठी गवाही देना, ठीक है। झूठी गवाही देता है तो उसकी एप्लीकेशन लगती है, ठीक है। ये वो प्रोविजन है, ये हम बाद में पढ़ेंगे भाई। इसमें उस चैप्टर में यही पढ़ना है जो आने वाला चैप्टर है ना, 340 ही पढ़ना है, रेड विथ 195। तो इसके लिए हाई कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। यहाँ हाँ पर जी, जो ये उसका सेपरेट ट्रायल कर रहे हैं वो सिर्फ फॉल्स एविडेंस के लिए कर रहे हैं या फिर सारे मैटर के लिए जिसके लिए वो पूरे मैटर के लिए, ठीक है। पूरे क्या मैटर के लिए वो सेपरेट, पूरे मैटर के लिए सेपरेट ट्रायल होगा वो। He cannot be tried जो with those person. previously का, हाँ जिसके लिए वो प्रीवियसली गिल्ट मतलब एक्यूज था वो भी, और अभी ये नया वाला फॉल्स एविडेंस के लिए, दोनों के लिए। देखो ये वाला ट्रायल चलाना है ना, इसके लिए तो पहले परमिशन चाहिए होगी हाई कोर्ट से। लेकिन ये जो ऊपर वाला ट्रायल है तो झूठ इनने बोल ही दिया था। इसने झूठ इन द सेंस इसने जो कहा वो टर्म्स एंड कंडीशन नहीं फॉलो करी, तो इसके लिए वो सेपरेट ट्रायल होगा। जो दूसरे एक्यूज, जो प्रीवियस एक्यूज थे जिनके खिलाफ ये गवाही दे रहा चाह रहा था, तो उसके साथ नहीं चलेगा इसका मामला। चलने का देगा फिर ये ढंग से, समझ रहे हो। ये साथ कहाँ चलने देगा, बीच बीच में झूठ बोलता रहेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सामने वाले जो एक्यूज है वो भी इसके खिलाफ होंगे, तो चलने नहीं देगा ये प्रोसीडिंग ढंग से। तो इसलिए इसको सेपरेटली ही ट्राई किया जाएगा। तो फिर सर ऐसे तो दो केस नहीं हो जाएंगे, वही विटनेस उनके लिए जो गवाही देने आ रहा है फिर वही उसके लिए भी आएंगे अलग। इसके लिए पहले एक बात बताओ, ट्रायल इसके लिए तो अलग चल रहा है ना। वो 3 लोग हैं, सपोज ये 1 लोग है, ये इनका अलग ट्रायल चल जाएगा, इसका अलग ट्रायल चल जाएगा, एक ही केस एक ही मामले में। सपोज करो इन्होंने कुछ ग्रीवेस हर्ट किया, तो इनके लिए 3 के लिए अलग ट्रायल चलेगा, इसके लिए अलग ट्रायल चल जाएगा। और रही बात इसकी, ये ट्रायल तब तक इसमें एसोसिएट नहीं होगा इस इनके साथ जब तक हाई कोर्ट से परमिशन ना ले ली जाए, ठीक है। ये अलग चलेगा, इन चारों को एक साथ नहीं चलाएंगे। अब शेल नॉट लिखा है ना, ये चलने नहीं देगा, ठीक है ये मामला। क्योंकि अब ये इस इंसान ने इनके खिलाफ गवाही देनी चाहिए, तो ये दोनों का जो ऑब्जेक्ट है, इन 3 का और इसका, ये पहले एक साथ थे अभी अलग हो गए, तो ये कहाँ ढंग से चल पाएगा ट्रायल, बाबा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसको अलग से चलाइए अब, क्योंकि हमने टेंडर कर दिया था ना, इसको पार्डन कर दिया था, पार्डन कर दिया। अब तो इसकी ये अलग तरीके के हमने इसको ट्रीटमेंट दे दिया। तो जो ये बार बार बीच में इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन 3 लोगों, इनका फेयर ट्रायल नहीं चलने देगा, इन्फ्लुएंस कर सकता है कोर्ट को बीच बीच में, बहुत चीजें आती हैं। और सर एक क्वेश्चन हो, जहाँ पे जो 306 है वहां पर जो पार्डन किया पहले, वहां पे 2 है कोर्ट ऑफ सेशन, अच्छा चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जब कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगा तो जो मजिस्ट्रेट नीचे वाला जो कमिट कर रहा है वो पार्डन करके भेजेगा वहां पे कोर्ट पार्डन ऑफ करके सेशन। भेज देगा, हाँ जी, पार्डन करके भेज देगा, वो कमिट कर रहा है ना। अच्छा ठीक, ठीक है सर। यहाँ देखो ना क्या लिखा है, 5 हुआ तो तभी अप्लाई हो रहा है ना, कमिट तो तब हो रहा है, उससे पहले 5 को तो पढ़िए आप। वेयर अ पर्सन हैज एक्सेप्टेड अ टेंडर ऑफ पार्डन, उसको उसने एक्सेप्ट कर लिया है, एंड हैज बीन एग्जामिन, जिसकी जांच पड़ताल भी हो गई है, उसको गवाह भी बना लिया गया है, ठीक है, विटनेस भी दे दिया उसने। द मजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एनी शैल विदाउट मेकिंग एनी फर्दर इंक्वायरी। ओके अब ठीक उसके है। बाद उसको हम कोर्ट ऑफ सेशन में भेज रहे हैं, कोर्ट ऑफ सेशन उसको पार्डन करे। इफ ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव तो उसको ऊपर भेज देंगे। अब उसके बाद ऊपर भेजने के बाद कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगा, एट एनी टाइम जजमेंट आने से पहले भी वो, with a view to obtaining the trial the evidence of any person supposed to have been directly, उसके बाद वो भी पार्डन कर सकता है। तो दोनों के पास है, नीचे भी पार्डन और ऊपर भी कर सकते हैं। नाउ वी हैव 308 चल रहा है ना इसका, 3rd पे, सॉरी 2 पे, 308 का 2। Any statement made by such person accepting the tender of pardon recorded by the merchant under section 164, any statement made by such person accepting a tender of pardon, ठीक है, जिस इंसान ने एक्सेप्ट किया है टेंडर ऑफ पार्डन एंड रिकॉर्डेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर 164,
164 के अंदर कन्फेशन जिसने अगर दिया है और बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 306, यानी इसको एग्जामिन कर लिया गया है, may be given in evidence against him at such a trial any statement, जो भी उसने स्टेटमेंट दी होगी। देखो यहाँ पर इसका क्या है, यानी जो अप्रूवर जिसको बनाया उसने जो स्टेटमेंट दी है, that can be used may be given in evidence against him at such trial, यानी इसका यूज किया जा सकता है ट्रायल में, उसके खिलाफ भी यूज हो सकती है, बट खिलाफ में तभी यूज होगी जब वो टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेट कर रहा है, ठीक है। जब वो ऑफ कोर्स ही बात है, जब वो टेंडर ऑफ पार्डन जब दिया है वो को अगर वो सरकारी का बन के फेवर में दे रहा है तो सेक्शन 308 अप्लाई नहीं होगा। 308 कब अप्लाई हो रहा है, व्हेन इज नॉट कंप्लाइंग विद द कंडीशन ऑफ द पार्डन। तो उसने जो कहा होगा 306 में, दैट कैन बी यूज अगेंस्ट हिम। 164 के अंदर अगर कन्फेशन है तो भी उसके खिलाफ यूज होता है, कन्फेशन तो होता ही उसके खिलाफ है यूज। और थर्ड क्या कहता है, at such trial the accused shall be entitled to plead that he has complied। of course ही बात है, ऑब्जेक्शन कौन लगा रहा है, पीपी लगा रहा है। तो इस एक्यूज को जिसको हमने टेंडर कर दिया है पार्डन, इसके पास अपॉर्चुनिटी होगी, वो भी अपनी बात रखेगा, वो प्ली कर सकता है कि भाई मैंने जो बताया वो सही बताया है और मैंने तो कंडीशन को कंप्लाई किया ही है। I have complied the condition on which I have been granted as a pardon. At such trial, the accused shall be entitled to plead that he has complied with the condition upon which the tender was made, and in which case it shall be for the prosecution to prove the condition has not been complied with। और अब यहाँ पर कौन है, प्रोसिक्यूशन को ये सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई इसने ये टर्म्स एंड कंडीशन को कंप्लाई नहीं किया है, ठीक है। प्रोसिक्यूशन कहेगा उससे, मतलब कहने का मतलब ये है यहाँ पर एक्यूज को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि वो उसको कहने का कि यू हैव कंप्लाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन ऑन विच द पार्डन हैज बीन ग्रांटेड, एट द सेम टाइम द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव इट दैट ही हैज नॉट कंप्लाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है, सिंपल सा है। और फोर्थ क्या कहता है, एट सच ट्रायल द कोर्ट शैल, if the court of session है तो before the charge is read out, explain to the accused। कोर्ट क्या करेगा, अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन है तो पढ़ के सुनाएगा, before the charge is read out and explain to the accused। और if the court is a magistrate, अगर वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट है तो before the evidence of witness for the prosecution taken, तो एविडेंस विटनेस के लेने से पहले, एक सेकेंड, बिफोर द एविडेंस ऑफ विटनेस इज टेकन, उल्टा लिख दिया मैंने, एविडेंस ऑफ विटनेस इज टेकन, उसके लेने से पहले उसको पढ़ के बताया जाएगा। और उसके बाद क्या होगा इसका, ask the accused whether he plead that he has complied with the condition which the tender of pardon was made। उससे पूछा भी जाएगा कि अभी आपने कंप्लाई की है। he will be asked whether he pleads that he has complied with the condition on which the tender was made, उससे पूछा जाएगा। क्योंकि अब क्या होगा, अब यहाँ पर उसके खिलाफ मामला चलेगा ना। यहाँ पर हो क्या रहा है अल्टीमेटली, फोर्थ पॉइंट में बताइए क्या हो रहा है। जब उसने कंप्लाई नहीं किया है, तो डेफिनेटली उसके खिलाफ ट्रायल चलेगा, और ट्रायल चलाने से पहले क्या होगा, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है। तो तब भी उसको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि ये अपनी बात रख सके कि वेदर ही हैज कंप्लाइड विद द टर्म्स एंड कंडीशन और नॉट, ठीक है। फिफ्थ क्या कहता है, इफ द अक्यूज्ड डज सो प्लीड the court shall record the plea, यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएगा जो भी वो कहता है accused, and proceed with the trial, and it shall before passing the judgment in the case find whether or not the accused has complied with the condition of the pardon, and if finds that he has so complied, it shall, notwithstanding anything contained in this court, pass a judgment of acquittal।
अब यहाँ पे कोर्ट को ये देखना है कि भैया अगर ये इस कोर्ट को लगता है कि यस ही अप्लाई, उसने कंप्लाई किया है टर्म्स एंड कंडीशन को, इफ ही हैज कंप्लाइड, डेफिनेटली उसका कंक्लूजन क्या आएगा, फिर एक्विटल होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि किसने कंप्लाई किया तो एक्विटल नहीं हुआ, नॉट, तो फिर ट्रायल चलेगा। ठीक है, तो यही है बस इसका क्रक्स अल्टीमेटली। ठीक है, तो अल्टीमेटली इसमें एक चीज देखते हैं, टेंडर ऑफ पार्डन का रिजल्ट क्या निकल के आता है, वो एक्विटल होगा, पास अ जजमेंट ऑफ एक्विटल। अगर उसने जो टर्म्स एंड कंडीशन कंप्लाई नहीं किया, उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अपनी बात को रखने का कि मैंने तो कंप्लाई किया है, जिस टर्म्स एंड कंडीशन में मुझसे बोला गया मैंने कंप्लाई किया है, एंड देयरफॉर इफ द कोर्ट इज कन्विंस्ड, डेफिनेटली द कोर्ट विल पास अ जजमेंट ऑफ एक्विटल। इफ द कोर्ट इज नॉट कन्विंस्ड और उसे लगता है कि इसने झूठ बोला है, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं, तो पार्डन हो गया कैंसिल, पार्डन कैंसिल तो अल्टीमेटली ट्रायल चलेगा। हाँ, सिंपल ये हो गया हमारा टेंडर ऑफ पार्डन। लेट्स प्रोसीड फर्दर। आगे के अब सेक्शन करते हैं रिमेनिंग। अब वापिस आ जाते हैं 301 हमने कर लिया था, नहीं सॉरी एक सेकेंड, 300 कर लिया था, नाउ 301 करेंगे, बहुत क्विकली करेंगे, कई सारे मेरा कोशिश करते हैं कि 327 तक कंप्लीट हो जाए रिमेनिंग सेक्शन जो है। अपीयरेंस बाय द पीपी, देखो बहुत सिंपल सा है, अपीयरेंस बाय पीपी, पीपी के द्वारा अपीयरेंस होगा, या देखो दो ही है यहाँ पे, पीपी या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कई जगह एडिशनल भी है, लेकिन बेरेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एडिशनल वर्ड नहीं लिखा है, लेकिन एडिशनल पीपी भी होते हैं। The PP or assistant public prosecutor in charge of the case may appear and plead without any written authority. तो एक चीज आप ध्यान रखना, कोर्ट में ऑलरेडी पीपी होते ही हैं, तो उनको कोई रिटर्न अथॉरिटी लेने की जरूरत नहीं है, नो रिटर्न अथॉरिटी कि भैया इस केस में अपियर होंगे। डेफिनेटली हर एक कोर्ट को एक पीपी अलॉट होता ही है। अगर आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाएंगे तो यू विल फाइंड असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन में जाएंगे तो यू कैन फाइंड इट और एडिशनल पीपी या फिर पीपी मिलेंगे आपको। हाई कोर्ट में तो पीपी होते ही होते हैं। ठीक है, तो हर कोर्ट के हिसाब से पीपी अलॉटेड होते ही हैं। ठीक है, तो अपीयरेंस बाय द पीपी in the charge of the case may appear or plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry or trial or appeal. If any such case, any private person instruct a pleader to prosecute any person in any court, the PP or assistant APP in the charge of the case shall conduct the prosecution, and the pleader so instructed shall act therein under the direction of the PP. अब एक क्वेश्चन हमारे दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में भी आया था, उसमें ये पूछा गया था कि जो पीपी है अल्टीमेटली ये काम करते हैं या एपीपी काम करते हैं, बट अगर आपने एक प्राइवेट एडवोकेट कर रखा है तो उस प्राइवेट एडवोकेट का क्या रोल रहेगा? He cannot step into the shoe of the PP or APP, however he can assist or he will work under the direction of, इनके डायरेक्शन पे काम करेगा। जो असिस्टेंट होगा ना, सॉरी ये जो प्राइवेट एडवोकेट होगा, he will work under the direction of PP and APP, and the pleader so instructed shall act in therein under the direction of the PP or APP, and may with the permission of the court submit WS written argument after the evidence is closed. तो अल्टीमेटली ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? सिर्फ ये रिटर्न आर्गुमेंट लिख सकता है अपने, वो भी एविडेंस क्लोज होने के बाद। तो क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली हायर जुडिशियल सर्विसेज में व्हाट इज द रोल ऑफ प्राइवेट एडवोकेट। उसका काम है असिस्ट करना, ही कैन नॉट स्टेप इनटू द शू ऑफ पीपी और एपीपी, क्योंकि हम ये जितने भी ऑफेंस होते हैं दे विल बी कंसीडर एज अगेंस्ट द स्टेट, एंड देयरफॉर अब यहाँ पर पीपी और एपीपी अपॉइंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर कोर्ट को ऑलरेडी एलोकेटेड ही होते हैं ये। ठीक है, हर एक कोर्ट को ऑलरेडी एलोकेटेड ही होते हैं पीपीपी और एपीपी, और जो प्राइवेट एडवोकेट हम कर लेते हैं उनका काम असिस्ट करना है, वो उनका काम नहीं कर सकते, और लेकिन रिटर्न आर्गुमेंट वो लिख सकते हैं, दैट आल्सो विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली, परमिशन ऑफ द कोर्ट ओनली। ठीक है भाई, इतना ही है। बट एक क्वेश्चन में कैसे आता, देखो ज्यादातर एमसीक्यू पूछा जो गया है वो डायरेक्ट ही आया है कि किस सेक्शन में पीपी अपीयरेंस करेगा। आपने एक चीज भी पढ़ी थी जब हमने ट्रायल पढ़ा था कोर्ट ऑफ सेशन का, तो कोर्ट ऑफ सेशन का 225 या 6
उसमें साफ साफ ही लिखा है कि केस पीपी स्टार्ट करेगा, ओपनिंग भी पीपी करता है, राइट, कोर्ट ऑफ सेशन में पर्टिकुलरली। बाकी और जगह ये सेक्शन इस तरीके का नहीं है कि ओपनिंग ऑफ द केस। Now 302 permission to conduct prosecution. 302 किससे डील करता है? परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन, कोई भी जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे वो परमिशन दे सकते हैं प्रोसिक्यूशन कंडक्ट करने की। एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू एंड ट्राइंग अ केस मे परमिट द प्रोसिक्यूशन टू बी कंडक्टेड बाय एनी पर्सन। मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो किसी भी इंसान को प्रोसिक्यूट करने की पावर दे सकते हैं, एनी पर्सन टू एनी पर्सन। अब एनी पर्सन ये नहीं है कि कोई भी थर्ड पर्सन हो, ऑफ कोर्स की बात है प्लेडर ही होगा। प्लेडर नहीं है तो जो इंसान खुद है वो प्लेड कर सकता है अपने केस को। कंडक्टेड बाय एनी पर्सन अदर देन द पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर। एनी मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग ट्राई और ऑफेंस टू द केस में भी परमिट द प्रो। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि एमसीक्यू का, ठीक है, वहां पर वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बार बार आ जाता है, आई लेट यू नो। Any magistrate inquiring into or trying a case may permit the prosecution to be conducted by any person other than the police officer below the rank of inspector. तो इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, पहली बात, इंस्पेक्टर की रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए, बट नो पर्सन अदर देन दी। अब इन लोगों को, ये जो लोग हैं, एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट या पीपी या एपीपी, क्या इनको परमिशन चाहिए? बताइए जल्दी से। इनको तो परमिशन चाहिए ही नहीं, ये तो बने ही इस काम के लिए, ये तो पोस्ट ही इसलिए, तो इनको परमिशन नहीं चाहिए। बट अगर चाहे तो कोर्ट अदर देन यानी इंस्पेक्टर से अबव रैंक का होना चाहिए, उसको अलाउ कर सकता है फॉर द प्रोसिक्यूशन। बट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो प्रोवाइजो ये क्वेश्चन बनाता है यहाँ से, provided no police officer shall be permitted to conduct the prosecution if he has taken a part in investigation। तो वो पुलिस ऑफिसर एज अ प्रोसिक्यूटर के रूप में काम नहीं कर सकता, प्रोसिक्यूशन नहीं करेगा अगर उसने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन में पार्ट की लिया है। तो यानी यही इन्वेस्टिगेट कर रहा है, यही भी गलत होगा, ठीक है। he cannot take a part, he cannot be considered as a, he cannot conduct prosecution if he has already taken part in the investigation। इसने मामला इन्वेस्टिगेट किया, he cannot be। अब 2 में देखो सिंपल सी बात लिखी है, मजिस्ट्रेट साहब चाहे तो एनी पर्सन कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन मे डू सो पर्सनली। आपने देखा होगा, फिल्मों में तो देखा ही होगा, अपना केस खुद ही लड़ते हैं ज्यादातर पर्सनली। ऑफ कोर्स ही बात है कि मैं चाहूँ तो, चाहे मैं जरूरी नहीं मैं लॉ ग्रेजुएट ही हूँ तभी मैं अपने केस को पढ़ पाऊंगा, या मैं वकील हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो यू मे बी अलाउड। और प्लेडर या वकील करेंगे आपके बिहाफ पर, हर एक इंसान तो नहीं लड़ सकता ना आपके फेवर में, तो यू विल बी रिक्वायर्ड द लीगल असिस्टेंट, तो प्लेडर होगा। 303 हम कर चुके हैं। राइट ऑफ अ पर्सन अगेंस्ट whom the proceeding are instituted to be defendant। हर किसी का अधिकार है अपने लॉयर, I mean to have a lawyer of his own choice। 304 we have done it, legal aid। 305 में कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 305 में प्रोसेस व्हेन द कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी इज एन एक्यूज। अच्छा, मैंने आपको जब आईपीसी पढ़ाया था तो आईपीसी में आप ऑलरेडी आस्क यू कैन अ कंपनी कमिट अ क्राइम, कैन अ कॉर्पोरेशन कमिट अ क्राइम, कैन अ रजिस्टर्ड सोसाइटी? डेफिनेटली आंसर इज यस। व्हाई? चीटिंग कंपनी नहीं करती क्या? बिल्कुल करती है। आई विल नॉट नेम दी कंपनी, बहुत सारी कंपनी चीटिंग करती है, 420 ही करती है, कहती कुछ और है होता कुछ और है। तो दे आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द आईपीसी। थेफ्ट कैन बी लाइक चीटिंग कैन बी कमिटेड बाय द कंपनी, कॉर्पोरेशन और रजिस्टर्ड सोसाइटी, एंड देयरफॉर दे कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड। एंड अगर इनको अक्यूज बनाया गया है, तो जब अक्यूज बनाया जाता है तो अब इनमें होगा कौन?
हाँ जी, डायरेक्टर। देखो जनरली क्या होता है इसमें, क्या होता है अब उस मामले को चलाने के लिए कौन चाहिए, कोई ना कोई तो रिप्रेजेंटेटिव चाहिए ही ना, रिप्रेजेंटेटिव। अब एक चीज और है, एक वो बात अलग है, देखो ऑफ कोर्स ही बात है, डायरेक्टर हो गया या जो भी उस वक्त उस कंपनी को चला रहा है, जो भी एजेंट है या कोई पर्सन है हु इज रनिंग द कंपनी, दे ही वुड बी लायबल फॉर दैट। एट द सेम टाइम फॉर द डिफेंडिंग अ केस, अक्यूज्ड है तो रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौन अपॉइंट कर सकता है, वहां का एमडी अपॉइंट कर सकता है, ठीक है, लिख के दे देगा एमडी, जिसको मैं फिफ्थ पॉइंट, अगर आप इसको पूरा एक बार पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जरूर पढ़ना, पेपर में आ सकता है, बेयर रीडिंग कर लेना। तो स्टेटमेंट इन राइटिंग परपेटिंग टू बी साइंड बाय मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेशन और बाय एनी पर्सन हैविंग बीन वन ऑफ द पर्सन हैविंग द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ दिस कॉर्पोरेशन, एमडी ने अपॉइंट किया हो या वहाँ का कोई ऑफिसर हो जो एम्पावर्ड है किसी इंसान को अपॉइंट करने के लिए, ताकि ये एक्यूज रिप्रेजेंट कर सके। अगर कंपनी है, कंपनी एक्यूज है तो वो केस को रिप्रेजेंट कर सके, ठीक है। तो एक बार इसको पढ़ लेना, बस सिंपल ही है। एक बार टू और देख लेते हैं, वेयर अ कॉर्पोरेशन इज अक्यूज पर्सन और वन ऑफ द अक्यूज पर्सन इज एन इंक्वायरी ट्रायल, इट मे अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव। चलो यही बात है, रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होगा for the purpose of inquiry or trial, and such appointment need not be under the seal of the corporation, shall be construed as a requirement that the thing shall be done in the presence of the representative. Okay, इसमें सिर्फ एक बार थर्ड पे थोड़ा फोकस कर लेना। थर्ड में एक है, जो अधिकार एक्यूज्ड को मिलते हैं ना, जो अधिकार एक्यूज्ड को मिलते हैं, अक्यूज को क्या क्या अधिकार मिलते हैं, 273 मिलता है ना, कि जितने भी एविडेंस होंगे उसके सामने ही होंगे और जो भी चीज उसके अगेंस्ट जा रही है उसको पढ़ के सुनाई जाती है। ये मान लीजिए उस रिप्रेजेंटेटिव को भी वो बातें बताई जाएंगी। सेम इसको भी सारे अधिकार होंगे वही वाले जो एक आम, एक कॉमन एक्यूज को मिलते हैं, ठीक है। बट अगर नहीं आता है रिप्रेजेंटेटिव तो ठीक है, शैल नॉट अप्लाई। भाई इतना ही है, इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार पढ़ लेना आप। 306 हमने कर लिया, 7 हमने कर लिया, 8 हमने कर लिया, 9 वी हैव ऑलरेडी डन। लेट्स कम टू द 10, लोकल इंस्पेक्शन। सेक्शन 310 लोकल इंस्पेक्शन। लोकल इंस्पेक्शन का मतलब क्या है, कौन करेगा यहाँ पे इंस्पेक्शन? आप कहोगे जज साहब भी करते हैं, हाँ बिल्कुल करेंगे अगर उन्हें लगता है तो। एनी जज और मजिस्ट्रेट, इनको लगता है किसी भी स्टेज पे, एनी स्टेज पे ऑफ इंक्वायरी ट्रायल और प्रोसीडिंग जहाँ चल रही है, आफ्टर ड्यू नोटिस, ये चीज ध्यान रखना, न्यू नोटिस तो देंगे ही, ड्यू नोटिस देने के बाद टू दी पार्टी विजिट कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं किसी भी जगह को, इन विद द ऑफेंस इज alleged to have been committed, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, जहाँ पे ऑफेंस हुआ है, और एनी अदर प्लेस which it is his opinion necessary to view for the purpose of properly appreciating the evidence। मजिस्ट्रेट साहब को या फिर जज साहब को लगता है कि भाई अगर मैं जाऊंगा तो मैं एविडेंस निकल के देखे जा सकते हैं, अच्छे से समझ आएंगे। appreciating the evidence given at the such inquiry trial and shall without unnecessary delay record of the memorandum। अगर सपोज वो प्रोसीड करते हैं तो मेमो बना लेंगे, भाई उनकी खुद की ऑब्जर्वेशन क्या है वहां पे जाने के बाद। Such memorandum shall form part of the record, और जो भी वो मेमोरेंडम बनाएंगे that would be the part of record, रिकॉर्ड में लग जाएगा। If the prosecutor, complainant and the accused of any other party to the case or desire a copy of an, ठीक है, पीपी साहब हुए या अक्यूज्ड हुआ, जो भी जज साहब ने मेमोरेंडम बनाया होगा उसकी कॉपी मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हो गया हमारा खत्म, सिंपल सा है। इसमें कोई डाउट? हाँ जी, 310 में कोई डाउट? नो सर। लोकल इंस्पेक्शन करते हैं यानी जज साहब खुद चले जाते हैं उठ के, उन्हें लगता है कि भाई मेरे को एविडेंस अप्रिशिएट समझ में ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा तो वहाँ खुद जा सकते हैं, वो लगता है तो। फॉर द अप्रिशिएटिंग ऑफ एविडेंस मेमोरेंडम बना लेंगे। नाउ पावर 311, पावर टू समन मटेरियल विटनेस।
समन मटेरियल विटनेस। देखो विटनेस को बुलाने का काम किसका है? लिस्ट ऑफ विटनेस जो देगा वो उसका ही काम है। भाई आप विटनेस लिस्ट दीजिए, कोर्ट से प्रोसेस से तो इशू करेगा। बट कई बार ऐसा होता है उस इंसान का नाम ही नहीं जो विटनेस होना चाहिए, तो कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एनीथिंग कैन बी डन। न्याय देना है, हमें लगता है कोर्ट का विटनेस है, उसको बनाया जा सकता है, बुला लेगी कोर्ट। समन करे विटनेस को, मटेरियल विटनेस को एग्जामिन करे, यही लिखा है 311 में। एनी कोर्ट में एट एनी स्टेज, एनी कोर्ट कोई सी भी कोर्ट। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 24 से किससे डील करता है? इंक्वायरी और ट्रायल। ट्रायल चल रहा है, जैसा आपको लगता है ये तो बड़ा प्राइम विटनेस है, इसको बुलाना चाहिए। एट एनी स्टेज ऑफ इंक्वायरी और ट्रायल और द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड समन एनी पर्सन एज अ विटनेस। एनी पर्सन, किसी भी इंसान को बुलाया जा सकता है एज अ विटनेस। कोर्ट को लगता है भाई ये तो विटनेस होना ही चाहिए, मेटेरियल विटनेस है। और एग्जामिन एनी पर्सन इन अटेंडेंस दो नॉट समन्ड एज अ विटनेस, चाहे इसको एज अ समन ना करवाया हो किसी भी पार्टी ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो नॉट समन्ड, चाहे उसको समन ना भी कराया गया हो, उसको मजिस्ट्रेट साहब समन भिजवा देंगे एज अ विटनेस। और रिकॉल कर सकते हैं, री एग्जामिन कर सकते हैं एनी पर्सन ऑलरेडी एग्जामिन, जिसको ऑलरेडी हमने क्या कर दिया है रिकॉल, बुला लीजिए दोबारा, जिसको ऑलरेडी जो एविडेंस दे चुका है, या री एग्जामिन करेंगे उसको बुला के। ऑलरेडी एग्जामिन, द कोर्ट शैल समन एंड एग्जामिन और रिकॉल एंड एग्जामिन एनी सच अदर पर्सन इफ हिज एविडेंस अपीयर टू बी एसेंशियल। लगता है जिसको ऑलरेडी एग्जामिन कर दिया गया दोबारा बुलाइए, री एग्जामिन करेंगे। ठीक है, 311 में समन भेज दिए, री एग्जामिन कर लेंगे, ये भी किया जा सकता है। नाउ 311 सिंपल सा है बहुत। 311 में आपने, इससे पहले आपको एविडेंस एक्ट भी पता ही होगा। एविडेंस एक्ट की कौन सी धारा से रिलेट करता है 311? 73। हाँ जी, 73 ऑफ एविडेंस एक्ट। जैसा आप किसी भी टाइम किसी भी इंसान से कह सकते हैं लिख के दिखाइए जरा। तो यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट टू ऑर्डर टू गिव स्पेसिमेन सिग्नेचर्स और हैंड राइटिंग। स्पेसिमेन ऑफ स्पेसिमेन सिग्नेचर और हैंड राइटिंग। If the magistrate of the first class is satisfied that for the purpose of an investigation, the proceeding under this code, it is expedient to direct any person, including the accused person, any person, include किसको किया हुआ है? Accused को। To give a specimen signature or handwriting, he may make an order to that effect, and in that case, the person so to whom the order relates shall be produced or shall attend at any time. अगर वो कोर्ट में नहीं है तो कोर्ट में आइए, प्रोड्यूस किया जाएगा और अटेंड करेगा कोर्ट, टाइम प्लेस स्पेसिफाई इन द ऑर्डर एंड शैल गिव हिज स्पेसिमेन सिग्नेचर हैंड राइटिंग। तो यहाँ पर बुलाया जा सकता है इस पर्पस के लिए। और 73 में अक्सर हुआ अगर सामने सामने तो सामने करवा लेंगे। Provided that no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested in connection। अब ऑफ कोर्स ही बात है, कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए उस इंसान का ऑफेंस के साथ, then only this order shall be passed। अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी मामले में इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मुझे बुलाया जा रहा अपने साइन दीजिए, तो मेरा कोई लेना देना तो है नहीं, ऑफेंस से कनेक्टेड भी तो होना चाहिए इंसान। Provided no order shall be made under this section unless the person has at some time been arrested, और वो इंसान अरेस्टेड भी होना चाहिए, पहले कभी अरेस्टेड हुआ हो उस मामले में, in connection with such investigation of the proceeding। ठीक है, तो ये जो सम्मन जो भेजा जा रहा है यहाँ पर बुलाने के लिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, या उसको बुला के लाइए, अरेस्ट भी किया जा सकता है, बट जो बिल्कुल उससे रिलेट ही नहीं करता, कभी अरेस्ट नहीं हो, तो उसके लिए ऑर्डर पास नहीं होगा यहाँ पे। बट 73 में कोर्ट एट द सेम टाइम किसी भी इंसान को कह सकते हैं लिख के दिखाइए जो ऑलरेडी कोर्ट में है। तो 312 क्या कहता है? एक्सपेंसेस ऑफ द कंप्लेनेंट्स एंड द विटनेस।
अब विटनेस को अगर हम कोर्ट में बुला रहे हैं, कुछ तो खर्चा होता है विटनेस का, सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय दी स्टेट गवर्नमेंट। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई रूल बना रखा है तो वो फॉलो होगा, नहीं बना रखा तो क्रिमिनल कोर्ट मे इफ थिंक फिट ऑर्डर द पेमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट क्या करेगी, गवर्नमेंट के बिहाफ पर क्या करवा सकती है, पेमेंट करवाएगी। रीजनेबल एक्सपेंसेस of any complainant or witness attending for the purpose of inquiry trial other proceeding before such court। कोर्ट में आ रहा है तो कुछ खर्चा तो दिलवा सकती है। सरकार ने कुछ रूल बना रखा है तो वो, नहीं बना रखा तो कोर्ट अपने बिहाफ, अपने हिसाब से रीजनेबल ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम कर रही। 313 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पावर टू एग्जामिन द एक्यूज। ठीक है, किसी भी टाइम पे एग्जामिन किया जा सकता है विदाउट गिविंग वार्निंग, वी हैव ऑलरेडी डन, कोई ओथ नहीं ली जाएगी, यही इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। 314 इट्स आल्सो वेरी सिंपल। 314 में ओरल आर्गुमेंट्स एंड मेमोरेंडम ऑफ आर्गुमेंट्स। बेसिकली इसका यूज कब होता है, जब एविडेंस क्लोज हो रहे हैं। जब क्लोज होते हैं तो भाई फाइनल आर्गुमेंट दिए, ओरल आर्गुमेंट दिए, कुछ लिख के देना चाहता था वो दे दीजिए, जो लिख के दोगे वो रिकॉर्ड पे आ जाएगा। एनी पार्टी टू द प्रोसीडिंग मे एज सून एज मे बी आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस। ये ध्यान रखना है यहाँ पर 314 में, आफ्टर द क्लोज ऑफ एविडेंस, सारी गवाहियां वगैरह जो थी वो हो गई क्लोज ऑफ एविडेंस। एड्रेस कंसाइंस ओरल आर्गुमेंट, एविडेंस होने के बाद फाइनल आर्गुमेंट रखते हैं तो उसको ओरल आर्गुमेंट दे दिए जाते हैं। ठीक है, कंक्लूडिंग रिमार्क यू कैन से, एंड मे बिफोर ही कंक्लूड द ओरल आर्गुमेंट इफ एनी सबमिट अ मेमोरेंडम टू द कोर्ट सेटिंग फॉर कंसाइंसली अंडर दिस हेडिंग। अगर वो देना चाहता है तो कंसाइंसली अपना लिख के लिया है भैया, क्या क्या चीज तुम्हारा कंक्लूजन है, व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट। ठीक है, अपने आर्गुमेंट्स वगैरह इसमें लिख के लिया है कंसाइंसली under distinct heading and the argument in the support of this case। every such memorandum shall form part of the record। इसको जो भी कंसाइंसली वो लिख के आएगा वो रिकॉर्ड में लगा दिया जाएगा। और कई बार ऐसा हो सकता है, और वट एवर दी आर्गुमेंट जो उसने लिख के दिए होंगे उसकी एक कॉपी किसके पास जाएगी, साइमल्टेनियसली फर्निश टू अपोजिट पार्टी को जाएगी। एंड नो, इस बात को लेकर कि मुझे अभी रिटर्न आर्गुमेंट, कंसाइंसली आर्गुमेंट देने हैं, इसके लिए कोई भी अर्जेंटमेंट नहीं होगा, नो अर्जेंटमेंट। ये ध्यान रखने वाला पॉइंट। ठीक है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है इसमें से, कैन अर्जेंटमेंट बी गिवन, कैन अर्जेंटमेंट बी सॉट फॉर गिविंग एनी कंसाइंस रिकॉर्ड। तो लिखा है नो अर्जेंटमेंट ऑफ द प्रोसीडिंग शैल बी ग्रांटेड फॉर द पर्पस ऑफ फाइलिंग द रिटर्न आर्गुमेंट। ठीक है, रिटर्न आर्गुमेंट को लिखने के लिए कोई अर्जेंटमेंट नहीं मिलेगा। दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड unless the court for the reason to be recorded in writing consider it necessary for the grant of such adjournment। अब आपके पास ऑप्शन क्या पूछे जा सकते हैं, चार ऑप्शन हो सकते हैं। कैन adjournment be granted for filing of the written argument। तो अगर स्ट्रेट आंसर है तो नो है, बट उसमें अगर लिखा है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट तो आंसर शुड बी विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, एमसीक्यू करोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। The court may, if it is opinion that the oral argument are not concise or relevant, regulate the such argument। अब कोर्ट को लगता है भाई आपसे कंसाइंस लिखने के लिए कहा है ना, तो कंसाइंस ही लिखिए। कंसाइंस मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त में, संक्षिप्त। ठीक है, संक्षिप्त में लिखिए। वो लिख के लिया बंडल के बंडल, तो कोर्ट अपना टाइम इतना क्यों खराब करेगी, बार बार पढ़ेगी क्या, तो उसको वही कंसाइंस लिख के लाएगी, रेगुलेट करेगी उस चीज को। 300 अब कई बार बहुत सारी चीजें होती हैं, जज साहब के सामने आपने कहा है, जज नोटिंग तो करते ही हैं बट सारी चीज नहीं कर पाते। ठीक है, जज साहब के सामने जब आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, पूरी प्रोसीडिंग चली है, तो कई बार ऐसा होता नहीं होती नोटिंग, तो आप जो कहना चाहते हैं एक बार लिख के ले आइए फाइनली। मैंडेटरी नहीं है, मे वर्ड यूज हुआ है, मैंडेटरी नहीं है। हाँ जी, अरे नहीं, बंडल लिख के लिया है, बहुत सारा लिख के लिया है।
उसको कहेंगे भैया ये क्या इतना सारा लिख के ले आए, कंसाइंस लेके आए, कंसाइंस में तो संक्षिप्त में, ठीक है। तो ये देते कोर्ट ही सिर्फ है, ऐसे ही देखने के लिए, मतलब कुछ रह गया है तो बता दो, मतलब कंसीडर नहीं करेगा, कोर्ट मान भी सकता है, उनको नहीं भी मान सकता। इट्स ऑल अप टू द पार्टीज, पार्टी चाहे तो दे सकती है, मे लिखा है ना, मैंडेटरी नहीं होता ये, ठीक है, क्योंकि कोर्ट तो सुन ही रही है, कोर्ट का तो काम ही सुनना है, सारी बातें सुनती है वो, और उसके बाद वो अपनी जजमेंट पास करती है। लेकिन एट लास्ट वो अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं, जो भी पार्टीज हैं, अपने फाइनल आर्गुमेंट को कंक्लूड करते हुए रिटर्न स्टेटमेंट टाइम में दे देते हैं वो लिख कर, रिटर्न आर्गुमेंट्स। और ज्यादातर कोर्ट करवा भी लेती है, भाई फाइनल आर्गुमेंट है आपके, लिख के दे दीजिए सारे। तो फाइनल आर्गुमेंट में ऑफ कोर्स ही बात है, सारी चीजें लिखी जाएगी। देखो एक ये चीज दोनों समझिए, दोनों के हाँ दोनों दोनों पार्टी पक्ष, में एविडेंस होने के बाद होते हैं। हाँ जी, दोनों एविडेंस होने के बाद बिल्कुल फाइनल आर्गुमेंट पे होता है, ठीक है, फाइनल आर्गुमेंट पे होगा। मांग लेती है कोर्ट कई बार खुद भी कि भाई आप इसको रिटर्न आर्गुमेंट दे दीजिए। एक केस में हमसे भी मांगे थे, एमसीडी का केस था, तो रिटर्न आर्गुमेंट हमने फिर लिख के दिए सारे, क्योंकि उसका थोड़ा सा ये प्रभाव पड़ता है कि हमने सारी चीज रिकॉर्ड पे भी आ जाती है ना। जरूरी तो नहीं है कि जैसे आप सारी चीज लिख लें, सब चीज की नोटिंग कर लें, बट अगर हमारे रिकॉर्ड में होगी तो कल को हम देख भी तो सकते हैं ये चीज कंप्लीटली इग्नोर की है। 315 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक्यूज पर्सन टू बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस डेफिनेटली। नो इन्फ्लुएंस, किसी भी तरीके का प्रलोभन नहीं दिया जाएगा, लालच नहीं दिया जाएगा, इंड्यूस नहीं किया जाएगा, बट किया जाता है कब, 306 307 में, उसको छोड़कर। 317 प्रोविजन फॉर इंक्वायरी एंड ट्रायल बीइंग हेल्ड इन द एब्सेंस ऑफ द एक्यूज, हम कल कर चुके हैं, पहले हम कर चुके हैं, अगर वो प्रोसीडिंग चलने ही नहीं दे रहा तो उसके एब्सेंस में। 318 प्रोसेसर वेयर एक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग, 318 एक बार देख लेते हैं। अब देखो यहाँ क्या, वो एक वर्ड लिखा है बड़ा अच्छा है, कंफ्यूज करेगा आपको, प्रोसीजर वेयर एक्यूज डज नॉट अंडरस्टैंड प्रोसीडिंग, एक्यूज को समझ नहीं आ रही है प्रोसीडिंग, नॉट अंडरस्टैंड। उसको समझ नहीं आ रही है। अब क्यों समझ नहीं में, अगर पागल है तो ऑफकोर्स ही बात है, अनसाउंड माइंड है तो वो तो बिल्कुल अलग केस है। यहाँ है वो अनसाउंड नहीं है, दो नोट ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी साउंड माइंड का है एक्यूज। एक्यूज कैसा है, साउंड माइंड का, तब भी समझ में नहीं आ रही है तो क्या होगा, इफ द एक्यूज दो नॉट ऑफ साउंड अनसाउंड माइंड, इसका मतलब क्या निकल गया, साउंड माइंड का है, कैन नॉट बी मेड टू अंडरस्टैंड द प्रोसीडिंग, द कोर्ट में प्रोसीड विद द इंक्वायरी और ट्रायल। तो कोर्ट क्या करेगी, इसका वेट करेगी, जब तू सही माइंड का है तो तुझे समझ में आनी चाहिए, द कोर्ट विल प्रोसीड फर्दर, may proceed with the inquiry or trial and in the case of the court other than the high court, हाई कोर्ट के अलावा है तो, हाई कोर्ट तो खुद अपने रूल्स बना लेती है, तो इसलिए उसके अलावा जो कोर्ट्स हैं वो प्रोसीड कर सकते हैं, मे प्रोसीड इफ सच प्रोसीडिंग द रिजल्ट इन अ कन्विक्शन। अगर सपोज करो इसके दौरान उसको अगर कन्विक्ट किया जा रहा है, अब जब कन्विक्ट करेंगे ना, द प्रोसीडिंग शैल बी फॉरवर्डेड टू अक्यूज, हाई कोर्ट सॉरी, तब ये प्रोसीडिंग, अगर इसको कन्विक्शन किया जा रहा है, कन्विक्ट किया जा रहा है, देन इट द प्रोसीडिंग विल बी सेंट टू द हाई कोर्ट भेजा जाता है, तब मामला बस with a report of the circumstance of the case and the high court shall pass thereon the such order as a thing पे। तो शायद अभी मेरे ख्याल से एमपी के में भी पेपर में क्वेश्चन था ये if I ये can आता है सर, यही वर्ड पूछा जाता है, मे प्रोसीड। तो सर इसमें ये है कि अगर उसको समझ नहीं आ रही है प्रोसीडिंग, तो कोर्ट जो है प्रोसीड करेगा इंक्वायरी और ट्रायल को, बिल्कुल लेकिन अगर वो कन्विक्ट क्या, हाँ बिल्कुल चलेगा आगे, अगर हाँ कन्विक्शन का मामला आएगा तो हाई हाँ, कोर्ट तो भेज देगा, हाई कोर्ट को भेज देगी। क्योंकि ठीक है, देखो अगर एक्विट हो रहा है, एक्विट तो इसको फायदा है ना, एक्विट में हाई कोर्ट ठीक। क्यों भेजा जाएगा, जब ये तो बेचारा छूट ही रहा है, इसको तो फायदा ही मिल रहा है। जब नुकसान हो रहा है तो हाई कोर्ट जा, तेरे को नहीं समझ में आई ना, हाई कोर्ट जा, ठीक है। और वर्ड शेल लिखा है तो ध्यान रखना, ये मैंडेटरी प्रोविजन है, कोई रिलैक्स नहीं होगा। शेल, जहां शेल लिखा है इसको ध्यान देना, सीआरपीसी में जहां शेल लिखा वो मैंडेटरी प्रोविजन है। अब ये नहीं कि शेल को आप कंसीडर कर ले में, वो तभी होगा जब जजमेंट आएगी वही उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। 319 वी हैव ऑलरेडी पावर ऑफ द प्रोसीडिंग, पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट अदर पर्सन अपियरिंग टू बी द गिल्टी ऑफ ऑफेंस, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। जैसा आपको लगता है
जिस इंसान का नाम चाहे FIR में भी नहीं है, चार्जशीट में से भी हटा दिया है, बुलाइए उसको। 320 इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। आप एक काम करना जरूर, 320 को इसके जितने भी अंदर लिखे हैं ना लिस्ट जो है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। सर हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था सर, वो जो जॉली एलएलबी वाली जो मूवी थी, उसमें जो वो बाबा जी को वहाँ जम्मू कश्मीर से पकड़ के ले आया था, उसको सम्मन नहीं किया था, उसको मतलब अचानक ही ले आया था, तो वो वाला प्रोविजन कहाँ पर है सीआरपीसी में? वो ये जो 311 है क्या? अब वो मूवी मैंने नहीं देखी, बट 311 में किसी को भी बुला लेंगे, एनी पर्सन है, जो मूवी यूज होता है 311। अब जॉली LLB की बात कहाँ लॉ में ला रहे हो? वो जॉली LLB में देखा है कितनी बकवास बातें करी गई है। ऐसा होता है क्या कोर्ट में? वो गंजे को बना दिया जज, ऐसा होता है कोर्ट में? इतनी मजाक चलती है क्या? तो प्लीज थोड़ा सा सोचिए क्वेश्चन में। हाँ डेफिनेटली आप ये पूछ सकते हैं क्वेश्चन। एज अ विटनेस उसको लेकर के आया था, तो वो ये कह रहा था कि अगर मैं बता देता कोर्ट को पहले ही कि मैं इसको लेकर के आ रहा हूँ, तो शायद मुझे कोई लाने ही नहीं देता इसको, मतलब पुलिस वाले पहले ही उसको मार देते रास्ते में ही कहीं, तब इसलिए वो बिना बताए चुपके से लाया था। उसको छोड़ो, जॉली LLB को छोड़ो, भाई ये समझिए कि विटनेस कोर्ट को लगता है उसे विटनेस बनाया जाना चाहिए, उसका समन पहले नहीं किया गया है, कोर्ट कैन इशू द समन। भाई न्याय देना है ना, न्याय देने के लिए तो कोर्ट किसी को भी बुला लेगी, बुलाइए इसको। मुझे लगता है ये अच्छा विटनेस है, साफ सुथरा मतलब क्लीन करेगा केस, बुलाइए। ठीक है। कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन ऑफ दी। ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें दो तरीके से कंपाउंड होता है। कंपाउंड है क्षमा करना, कंपाउंडिंग और प्ली बार्गनिंग में हम ऑलरेडी डिफरेंस कर चुके थे। एंड नाउ कंपाउंडिंग में क्या है? विद द परमिशन ऑफ द, पहले होता है सिंपल तरीके से विदाउट परमिशन, विदाउट परमिशन ऑफ कोर्ट, और एक होता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ठीक है। अब विद द परमिशन, विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट का मतलब क्या है? कौन कंपाउंड कर सकता है? जो एग्री पार्टी, एग्री पार्टी या यू कैन कॉल इट विक्टिम हो सकता है, और अगर विक्टिम नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं। ठीक है भाई, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी तो हो सकते हैं। पता चला इंसान ही मर गया, कंपाउंड करने वाला तो कभी कंपाउंड ही नहीं होगा। डेफिनेटली कंपाउंड कैन बी डन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, और ऐसे ही विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट विक्टिम भी होगा प्लस कोर्ट भी होगा, कभी मामला को कंपाउंड किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे भी विक्टिम मर गया है तो भैया LR को रिकॉर्ड पे लाइए, LR के साथ फिर वो कोर्ट के साथ मिलके कंपाउंड किया जा सकता है। कंपाउंड का मतलब क्या है? कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसको क्षमा किए जा सकते हैं, जो लेस हीनियस है, जो हीनियस नहीं है वो कंपाउंड, जो हीनियस नहीं है वो कंपाउंड किए जा सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन कम्स, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड टू मच अबाउट दिस particular section when we were doing about the 498A. Can it be compounded? यस सर। क्या ये कंपाउंडेबल है या नहीं है? 98। हाँ जी, 498 is it a compoundable or not? No, sir. कहीं लिखा है? कहाँ लिखा है 498 is not compoundable? प्रोविजंस में दिया नहीं है कि 498 इज कंपाउंडेबल, तो इट इज इम्प्लाइड कि इट इज नॉट हाँ, कंपाउंडेबल। जिसमें नहीं दिया, if it is not given, then it is non compoundable। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है आपका 320 का सबसेक्शन 9, देख लीजिए एक बार। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन के अंदर जो जो चीजें दे रखी है सिर्फ वही कंपाउंडेबल है। तो 498 कहीं नजर आया आपको? अगर नहीं नजर आया तो इसका मतलब क्या है? ये कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है? नॉन कंपाउंडेबल। नाउ द क्वेश्चन कम, कैन इट बी कंपाउंडेड? कैन इट बी कंपाउंडेड? कंपाउंड नहीं होगा तो क्वेश्चन तो करवा सकते हैं। तो वो क्वेश की ही एप्लीकेशन लगती है। ठीक है, उसी में कंपाउंड होता है ये 482 में।
अरे 482 में क्वैश ही नहीं होता, 482 में कंपाउंड भी होता है, ठीक है। और ऑफ कोर्स ही बात है एफआईआर लिख गई होगी, 498 में तो एफआईआर हो गई ना, तभी तो प्रोसीडिंग आगे चल रही है। तो एफआईआर को क्वैश कराएंगे तो अल्टीमेटली कंपाउंड ही हो जाएगा। जहाँ तो हम कंपाउंडिंग के लिए रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू डू, एफआईआर पूरी क्वैश होगी तभी कंपाउंड हो जाएगा मामला। अब ये 498 वाले मामले कंपाउंड होते नहीं थे लेकिन होने लगे हैं, ध्यान रखना, होते नहीं थे होने लगे हैं। हम आईपीसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसका लॉजिक क्या है, 498 मामले हैं। हाँ जी, तो जो immediate arrest हो सकती है without referring to the section 41A, नोटिस के बिना ही डायरेक्ट अरेस्ट, मतलब मिसयूज हो रहा था बेसिकली इसका, इसलिए। नहीं और को लॉजिक बताइए, दोबारा बताइए क्या लॉजिक है आपका। सर क्या बोला आपने? मैंने कहा पहले 498 के मामले कंपाउंड नहीं होते थे, अब हो जाते हैं, ऐसा क्यों। सर बिकॉज इट इज बीइंग मिसयूज्ड। मिसयूज तो वो बेल के लिए यूज होता था, वो तो बेल वाली बात थी। भाई बेल को फिर ना अनिश कुमार लेके आए ना, वो तो आप अलग बात कर रहे हैं। इसको कंपाउंडेबल क्यों करा गया है। तो क्योंकि अगर डाइवोर्स हो गया या फिर कुछ अलग और कुछ हो, मतलब हो गया, तो उस केस में फिर इसका कोई रोल नहीं रहेगा, इसलिए। अरे डाइवोर्स तो एक बहुत बड़ी बात है, वो तो आगे की बात हो गई। अभी तो डाइवोर्स नहीं हुआ, मारपीट हुई है थोड़ी बहुत, वाइफ ने कर दी कंप्लेंट, कैन इट बी कंपाउंडेड। सर टू सोशल रिस्टोर। सोशल उसको देख करके किया जा सकता है, इस सोसाइटी को देख के कि रहना तो ऑफेंस साथ हो रहा में ही है, है। ऑफेंस हो रहा है बीवी के साथ, सोसाइटी का क्या लेना देना। नहीं मतलब मतलब अल्टीमेटली उन्हें रहना तो साथ में ही है, तो प्रोसीडिंग इधर कोर्ट केस चल रहा है, इधर साथ में कैसे रहेंगे फिर? यही तो लॉजिक है, ये बोलना चाहिए ना आपको कि सर ये जो नेचर है 498 ये प्राइवेट नेचर का है, द केस इज ऑफ प्राइवेट नेचर। अब सपोज करो ये वाइफ कंडोन कर देती है, माफ कर रही है, वाइफ ने माफ कर दिया, अरे जब माफ कर दिया, रहना इनको साथ है, ठीक है, रहना इनको साथ है, और एक हस्बैंड पे चल रहा है केस 498 का, तो कैसे साथ रहेंगे दोनों, ठीक है। तो इसलिए कोर्ट क्या कहती है, भाई इस मामले को कंडोन कर दो, दोनों को यूनाइट कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और बेसिकली क्या, अल्टीमेटली इसका मिसयूज तो हो ही रहा था, उसके चलते क्या होता है, हीट ऑफ पैशन या ईगो सेटिस्फाई करने के लिए कई बार बीवियां जो है वो केस फाइल कर देती है, बाद में उन्हें रिग्रेट होता है कि तो मेरा हस्बैंड, मेरी फैमिली खराब हो रही है। तो कोर्ट उन चीजों को, सब चीजों को, पहलू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि रहना अल्टीमेटली इनको साथ है, कोर्ट का पर्पस क्या, यूनाइट करना, तोड़ना नहीं होता है। बट ये ऑफेंस है, डेफिनेटली ऑफेंस है, अगर ऑफेंस है तो नहीं करेगी, बट इफ इट इज नेचर ऑफ द प्राइवेट नेचर का है, तो इसलिए इन दोनों को जब साथ रहना है तो डेफिनेटली कोर्ट कंपाउंड कर देती है फिर। अब एक बार हम 320 को समझ लेते हैं, इसकी स्कीम तो हमने समझ ही ली है। कुछ ऐसे मामले हैं जो कंपाउंड हो जाएंगे, इसमें देखो 3 कॉलम है, कॉलम नंबर 1 2 3। जो कॉलम नंबर 1 है उसमें लिखा है, कॉलम 1 2 3 ऑफेंस के बारे में लिखा है, ऑफेंस क्या है। कॉलम नंबर 2 में सेक्शन लिखा है, और कॉलम नंबर 3 में लिखा है बाय हुम, किसके द्वारा कंपाउंड किया जाएगा। अब इसमें 320 जो है, 320 का 1 वो ऑफेंस है जहां पे बात की गई है कंपाउंड क्षमा करेगा कौन, द ऑफेंस पनिशेबल अंडर द सेक्शन ऑफ द आईपीसी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट कॉलम फॉलोइंग मे बी कंपाउंडेड द पर्सन। तो ये सिंपल सी बात करता है कि भाई जो किसके द्वारा कंपाउंड होगा, ये कंपाउंड कर सकते हैं। अब ये सारे ऑफेंसेस दे रखे हैं। कॉलम 320 का जो 2 है वो क्या कहता है, 320 का 2 कहता था ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन आईपीसी के अंदर जो भी ऑफेंस पनिशेबल है, फर्स्ट कॉलम में दे ही रखा है सेक्शन समेत, ठीक है। यहाँ उल्टा हो गया इसका, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ ध्यान देना है, 2 में वो ऑफेंसेस को क्लासिफाई किया है जब विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है, विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। यहाँ परमिशन ऑफ द कोर्ट है, वहां विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट है। और कौन कंपाउंड करेगा, कोर्ट की परमिशन प्लस कॉलम नंबर 3 में जो इंसान है।
जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, अगर मिसकैरेज कर दिया गया तो वो कंपाउंड किया जा सकता है थोड़े। अब इसमें यहाँ पे ना आपको एक बहुत ध्यान से इन चीजों को देखना है। क्या 312 कंपाउंड होगा? 312 गर्भपात कर देना डेफिनेटली कंपाउंडेबल है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट द वुमेन टू होम मिसकैरेजेस कॉज। तो आप ये एक लिस्ट है, इसको पढ़ लेना, समझ लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। ये जरूर देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, डीजीएस में तो हमेशा पूछते हो, लेकिन हरियाणा में भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज जस्ट गो थ्रू विद इट। ये पूरे टेबल एक बार देख लेना आप। ये नाउ आगे चलते हैं। सेक्शन 1 अलग अलग क्यों करा हुआ है? अरे दो चीजें है ना, कंपाउंडेबल विद द परमिशन और विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट। जो 320 का 1 है उसमें परमिशन नहीं चाहिए कोर्ट की, ठीक है। कुछ ऐसे ऑफेंस है छोटे मोटे हैं, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, उसमें कोर्ट की क्या परमिशन की जरूरत है? हम कोर्ट में सामने गए, हम रेडी हैं भाई, ठीक है माफ कर दीजिए, माफ कर देगी कोर्ट। बट कुछ ऐसे ऑफेंस है थोड़े जो गंभीर अपराध लग रहे हैं, है गंभीर, बहुत ज्यादा हीनियस नहीं है, हीनियस में तो कंपाउंड होगा ही नहीं, लेकिन उसमें भी हो सकता है, लेकिन कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी विक्टिम चाहे तो, देखो एक बात बताओ, कैन अ रेप बी कंपाउंडेड? इट कैन नेवर। लेकिन आपने देखा होगा पंचायत जो थी, पंचायत क्या कर रही थी आजकल? पंचायत जिस लड़की के साथ अगर रेप हुआ उससे कहती है कि आज से शादी करोगे। अभी रिसेंटली आपको पता होगा एक कोर्ट ने पूछ लिया था एक क्वेश्चन, बहुत बड़ी उसमें क्रिटिसिज्म हुआ है। कोर्ट ने अभी रिसेंटली शायद सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछ लिया था कि आर यू गोइंग टू मैरी विद हर? इतनी सी बात कोर्ट ने पूछी थी बस। मध्य प्रदेश में पूछा था शायद ये। हाँ जी, मध्य प्रदेश कोर्ट, कोई कोर्ट था, वहां पे बोला था कि तुम इसे शादी सुप्रीम कोर्ट करोगे। का मामला या हाई कोर्ट का है या किसी का भी है, चलो इससे मैटर नहीं कर रहा, बट उसमें पूछने पे ही ये बात बवाल मच गया था कि कोर्ट ने ऐसे कैसे टिप्पणी दे दी। कोर्ट इस सिचुएशन पे पहुंच भी कैसे रही कि शादी करनी, लेकिन जबकि कोर्ट कुछ और पूछ रहा था। लेकिन हमें पता है ना, मीडिया वाले दिखाते कुछ और है, ऊट पटांग बातें लिख देते हैं। तो मीडिया ही तो खराब करती है आधी चीजों को, अपना ट्रायल चलाती है ना मीडिया ट्रायल। फेयर ट्रायल कहाँ चलने देती है? लोगों के इन्फ्लुएंस में चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें जिसमें फेयर ट्रायल नहीं हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ द मीडिया ट्रायल। मीडिया पहले इन्फ्लुएंस दे देती है, तो जज भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होते हैं चीजों से, ठीक है। जो चीज में टाइम लगता उन्होंने स्पीडी ट्रायल कर दिया। अभी आपने देखा होगा 4 महीने के अंदर, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, 4 महीने में जिस लड़की को गोली मारी गई उसका रिजल्ट आ जाए। क्या नाम है, तौफिक, जो आपके हरियाणा का ही एक अभी जो इंसिडेंट हुआ था, मेरे घर के पीछे ही है सर, ये ये बिल्कुल। जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ लड़के ने गोली मार दी थी, उसका 4 महीने में रिजल्ट। हाउ इट कैन बी पॉसिबल? लेकिन हाँ वही बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ये अगर मीडिया में हाईलाइट नहीं होता तो क्या केस होता? इतनी जल्दी आता कभी नहीं आता। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ बुरी बातें भी मीडिया ट्रायल अपना करती है। तो मीडिया ट्रायल का इन्फ्लुएंस जुडिशरी पे नहीं होना चाहिए, ना होता है वैसे। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। तो ये मैं बता रहा था, रेप है, पंचायत वाले जो कई बार होते हैं कि मामले को कंपाउंड करने की कोशिश करते हैं, तो पंचायत ऐसी पावर नहीं रखता है किसी भी टाइम पे। पंचायत या कोर्ट भी नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकता कि रेप के मामले को कंपाउंड कर दे, या जो मर्डर के केस में कंपाउंड हो ही नहीं सकता। इट वुड बी अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। हर इंसान अमीर मर्डर कर देगा, पैसा दे देगा, कंपाउंड कर दो, इट कैन नॉट बी डन। 3, तो थर्ड क्या कहता है, व्हेन एन ऑफेंस इज कंपाउंडेबल अंडर दिस सेक्शन द अबेटमेंट ऑफ सच। अब ये सिंपल सी बात है, जब कोई मेन ऑफेंस कंपाउंड हो रहा है तो इसका अबेटमेंट हो या उसका अटेम्प्ट हो, वो भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, ये भी कंपाउंड हो जाएगा। उसके अंदर आने वाले लोग 34 और 149 वाले, वो भी कंपाउंड हो जाएंगे उसी तरीके से। फोर्थ, when a person who would otherwise be competent to compound an offense under this section is under the age of 18 or is idiot or lunatic। अगर कोई इंसान है अदरवाइज वैसे तो कॉम्पिटेंट है, बट वो क्या है, 18 साल के अंदर है, लुनैटिक है, या इडियट है और लुनैटिक है, ठीक है, इडियट है या लुनैटिक है, क्या ये कंपाउंड कर सकता है? भाई ये तो कंपाउंड कर नहीं पाएंगे, ये तो माइनर है, और एक पागल है, एक लुनैटिक है।
तो एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑन हिज बिहाफ, तो उसके अलावा कोई और इंसान, एनी पर्सन, बट एनी पर्सन तो क्या पता इस बेचारे के अगेंस्ट चला जाए, तो इसलिए क्या चाहिए होगी, परमिशन चाहिए होगी कोर्ट की, ठीक है, परमिशन ऑफ द कोर्ट। फिफ्थ, कौन कंपाउंड कर सकता है, सॉरी बी ही, 4 का बी देख लेते हैं। When the person who would otherwise be competent to compound an offense, लेकिन कर सकता था लेकिन बेचारा मर चुका है, तो कौन आएंगे, एलआर आएंगे ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बट ऑफ कोर्स ये बात है कंसर्न चाहिए कोर्ट की। सेवंथ, सॉरी 7 नहीं, ये बी है, 5th पे आ गए हम। Now when the accused has been committed for trial or when he has been convicted, an appeal is pending। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात है, when accused has been committed for trial, उसमें मुकदमा चला पूरा, और when he has been convicted, ट्रायल चला और वो कन्विक्टेड हो गया है, और कन्विक्टेड होने के बाद उसने अपील कर दी है, अपील तो करेगा ही, सजा ऐसे तो नहीं आसानी से झेल लेगा, अपील जो है वो पेंडिंग है। नो कंपोजिशन फॉर द ऑफेंस शैल बी अलाउड without the leave of the court to which is committed or as a case may be before which the appeal is heard। तो जब तक अपील हर्ड ना हो जाए, जब तक अपील सुन ली ना जाए, तब तक उसको कंपाउंड वगैरह नहीं किया जाएगा। 6, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन एक्टिंग इन एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर अंडर द रिवीजन। आपको पता है क्रिमिनल में हाई कोर्ट में भी रिवीजन जाती है, कोर्ट ऑफ सेशन में भी रिवीजन जाती है, ठीक है, इससे नीचे रिवीजन नहीं है। लेकिन अगर क्या सीपीसी में रिवीजन कहाँ जाती है, सीपीसी में रिवीजन कहाँ जाती है, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, नो सर, हाई कोर्ट में जाती है ना। रिवीजन ऑलवेज लाइज इन हाई कोर्ट इन सिविल केसेस, ठीक है, रिवीजन। बट हाँ, क्रिमिनल केस में कोर्ट ऑफ सेशन पे भी रिवीजन जाती है, अंडर सेक्शन 401 में अलाउ एनी पर्सन टू कंपाउंड, तो रिवीजन के टाइम पे भी कंपाउंड किया जा सकता है। एनी ऑफेंस विद सच पर्सन कॉम्पिटेंट टू कंपाउंड, ठीक है, यानी कोर्ट ऑफ सेशन जो है, ये हाई कोर्ट है, रिवीजन के दौरान भी कंपाउंड कर सकती है। 7th, no offense shall be compounded if the accused by reason of the previous conviction liable either to enhanced punishment। Okay, अगर वो ऑलरेडी कन्विक्टेड है, एनहांस पनिशमेंट दिए जानी चाहिए, ठीक है, तो एनहांस पनिशमेंट के केस में कंपाउंड नहीं होगा, नॉट कंपाउंड। जो ऑलरेडी अब तो हैबिचुअल ऑफेंडर बन गया, इसको बार बार कंपाउंड थोड़ी ना करेंगे, माफ क्यों करें भाई, ये तो ऑलरेडी, अब तो एनहांस पनिशमेंट मिलनी चाहिए इसमें। नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंडेड द अक्यूज्ड बाय रीजन ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन लायबल अंडर, जिसको ज्यादा पनिशमेंट देनी चाहिए उसको कंपाउंड कैसे कर सकते हैं। नाउ 8 क्या कहता है, 8 इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 8 ही है, 8 से क्वेश्चन आता ही है। कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑफेंस अंडर दिस सेक्शन शैल हैव द इफेक्ट ऑफ द एक्विटल। जिसको हमने कंपाउंड किया है, जिसको माफ करा है, उसका रिजल्ट क्या होगा, एक्विटल होगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, ठीक है, ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज करेगा। 9th हम पढ़ ही चुके हैं, नो ऑफेंस शैल बी कंपाउंड एक्सेप्ट विद, जो इसमें दे रखा है वही कंपाउंड होंगे और कोई कंपाउंड नहीं होंगे। जो नहीं दे रखा है इस सेक्शन के अंदर, चार्ट के अंदर, उसको मान लीजिएगा वो नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। हाँ जी, तो 5th के अंदर जो एप्लीकेशन लगा रहा है बाद में अपील के लिए, मतलब इसके लिए कंपोजिशन के लिए, वो किस कोर्ट में लगेगी, जहां पर अपील की गई है वहां, या फिर जो ओरिजिनल कोर्ट था। देखो जब अपील डिसाइड होगी ना, अपील जो डिसाइड कर रही है तो उस कोर्ट में ही लग जाएगी कंपाउंडिंग की। बट हाँ, सॉरी जस्ट वेट, व्हेन द अक्यूज्ड हैज बीन कमिटेड फॉर द ट्रायल, when the accused has been committed for the trial or when he has been convicted and the appeal is pending, no composition for the offence shall be allowed without the leave of the court to which is committed or as the case may be before the appeal is heard। सुन लीजिए, एक बार देख लेंगे इसका कि कहाँ लगेगी अपील इसकी, ठीक है, कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन कहाँ लगेगी।
वैसे तो सेम कोर्ट में ही लगती है, सर बट एपेलेट ऑफ कोर्ट कोर्स में नहीं बात है लगेगी? अपीलेट कोर्ट में भी लग जाएगी, क्योंकि देखो जब हम रिवीजन में अपील लगा रहे हैं, जब हम रिवीजन की कोर्ट कर सकती है तो अपीलेट कोर्ट भी कर सकती है। बट स्टिल कोई डाउट रहना नहीं चाहिए, बेटर है कि विल डू दी क्लैरिफाई वंस इंस्टेड ऑफ गैस पे, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। वैसे ऐसा क्वेश्चन आज तक आया नहीं है, हाउएवर विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। सर रिवीजन में तो सर कोर्ट केस सुन रही है ना यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर तो अभी अभी अपील में सुनवाई हुई ही नहीं है। पेंडिंग है, अभी पेंडिंग है। अपील में जब सुनवाई हो जाएगी उसके बाद ही कंपाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि अपील जब पेंडिंग है तो कंपाउंड कैसे कर दे। अब अगर अपील है, देखो दो चीजें है ना, उसके दो रिजल्ट आएंगे, अपील या तो एडमिट हो जाएगी, अपील एडमिट हो गई तो मामला ऊपर ही चलेगा, फिर ऊपर की कोर्ट में चलेगा, नहीं एडमिट हुई तो नीचे चले जाएगा मामला। तो नाउ द क्वेश्चन कम, अगर अपील डिस्पोज ऑफ हो गई तो ये कन्विक्टेड हो गया, अगर अपील डिस्पोज ऑफ हो गई तो ये कन्विक्टेड कहलाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज कैन ही बी कंपाउंडेड। अब ये कंपाउंड करेगा तो नीचे वाली कोर्ट में ही करेगा, नहीं तो अगर अपील एडमिट हो गई तो यहाँ कर सकता है। वैसे तो ऑफ कोर्स ही बात है, कर ही सकता है। कंपाउंडिंग में सबसे बड़ा रोल जो होता है ना वो विक्टिम का होता है। वैसे विक्टिम का कम से कम एक आइडिया तो लगना चाहिए वेदर ही वांटेड टू गिव अ कंपाउंड और नॉट। क्षमा तो वही करेगा ना, अपोजिट पार्टी। देखो दोनों सिचुएशन में अपोजिट पार्टी ही करेगा, अपोजिट पार्टी इन द सेंस विक्टिम या एग्री पार्टी। बट इसमें दो चीजें हैं, विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट आ जाता है एक में विदाउट है, ठीक है, एक में विदाउट है, एक में विद द परमिशन। तो लेकिन अल्टीमेटली प्रॉपर पार्टी कौन है, विक्टिम। विक्टिम ही कंपाउंड कर सकता है दोनों सिचुएशन में, कोर्ट नहीं कर सकता। कोर्ट तब करेगा इन दोनों की सहमति है तो कंपाउंड होगा, एक सिचुएशन में विक्टिम भी कर सकता है। तो सपोज अगर अपील अगर ऊपर चली गई है और अपील पेंडिंग है, और या फिर अपील को पेंडिंग के दौरान कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन नहीं लगेगी, बट डेफिनेटली अगर इन केस अपील एडमिट हो जाती है तो मामला फिर ऊपर चलेगा, तो अपीलेट कोर्ट में लगा दी जाएगी। और अगर नहीं है तो अपीलेट कोर्ट अगर वो डिस्पोज ऑफ हो गई है तो नीचे को मामला आ गया तो नीचे चल रहा है, तो उसके वो कन्विक्टेड होगा ना, फिर अगर अपील डिस्पोज हो गई तो कन्विक्टेड है। तो क्या फिर तो सेम ही कोर्ट में लगा दी जाएगी। वैसे तो अगर कन्विक्टेड है तो फिर एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे, ठीक है, तो नीचे की कोर्ट में लगेगी फिर। बाकी एक बार और देख लेंगे, कोई और कोई केस लॉज होगा तो इसमें तो। सर जो कंपाउंडिंग की एप्लीकेशन लगाएगा ये कौन से स्टेज पे लगाएगा फिर ट्रायल कोर्ट में? वो तो एनी स्टेज पे लग सकती है जनरली, किसी भी स्टेज पे हो जाता है कंपाउंडिंग, ठीक है। कंपाउंडिंग तो विक्टिम पे डिपेंड कर रहा है ना अल्टीमेटली, तो विक्टिम को जिस भी स्टेज पे लग सकता है, मामला के खत्म होता है तो हो सकता है। अब इसका देखो क्या नाम है, 482 एप्लीकेशन का कोई टाइम पीरियड थोड़ी ना है, वो तो किसी भी स्टेज पे होता है। अभी हमने क्या नाम है 482 में कंपाउंड करवाया मामला काफी आगे जाकर। अभी एक केस था 354 पे था एक मामला, 354 पे, उसमें भी क्वेश्चन कराई थी। अब क्वेश्चन की कौन सी स्टेज है, इसको आप कभी भी करा सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि भाई जजमेंट से पहले करा लो बस क्वेश्चन, ठीक है। अब कोर्ट का टाइम खराब हुआ, लेकिन ऑफ कोर्स की बात है जब दोनों पार्टी एग्री है या फिर क्वेश्चन किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी। एक चीज समझना, 354 जो था, अब वो उसको रेगुलर मैनर में कोर्ट क्वेश्चन कर रही थी, तो जजमेंट ऐसी भी नहीं है जिसमें 354 को भी क्वेश्चन ना किया जाए जल्दी से। 482 में क्वेश्चन कर ली, लेकिन जहाँ लगता है पॉसिबिलिटी है, देखो 354 का दायरा भी काफी बड़ा भी है और उसमें स्लाइटली टच भी आ जाता है। तो दोनों चीजें डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, इफ द कोर्ट कैन डू इट्स, द कोर्ट कैन क्वेश्चन अंडर 354, बट इट शुड नॉट बी यूज्ड इन अ रेगुलर रूटीन मैनर में यूज ना हो, ठीक है। एक बार ये देख लेंगे, एक काम करना लिख लेना इस पॉइंट को कि अपीलेट कोर्ट के पास कंपाउंडिंग पावर क्या, जब अगर वो एडमिट हो जाती है अपील तो क्या वो कर सकती है, नहीं कर सकती है? डेफिनेटली कर सकती है, क्योंकि कंपाउंडिंग में सारी पावर तो विक्टिम के पास है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज नहीं कंपाउंडिंग, देखो कंपाउंडिंग तो उसी में होगा,
कंपाउंडिंग जहाँ लिखा हुआ है वहीं तो कंपाउंड हो रहा है, और सारी चॉइस किसकी है? विक्टिम की है। विक्टिम किसी भी स्टेज पे कह दे भाई ठीक है कंपाउंड कर दीजिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील। डेफिनेटली अपीलेट कोर्ट कर सकती है, आप खुद जजमेंट ढूंढ लेना, मिल ही जाएगी, क्योंकि सिंपल सा दायरा है। तो सर क्योंकि प्रोविजन में लिखा भी तो है क्लियरली, 325 में क्लियरली लिखा भी है, the court to which he is committed or as the case may be before which the appeal is to be heard. कहाँ पे? 325 सेक्शन 320 सबसेक्शन 5. अच्छा 320 का 5 कह रहे हैं आप? ओके, वो तो कमिटमेंट वाला केस था। When accused has been committed for trial or when he has been convicted and the appeal is pending, no composition of the offence shall be allowed without the leave of the court. ठीक है, एक वर्ड लिखा है ना, लीव ऑफ द कोर्ट, कोर्ट चाहेगी तो अलाउ कर देगी, और एज द केस मे बी बिफोर द अपील इज टू बी हर्ड। ठीक है, विद द लीव ऑफ द कोर्ट है, थोड़ा फोकस इस पे ही करना चाहिए था। तो डेफिनेटली कंपाउंडिंग इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, नॉन कंपाउंडेबल में तो कोर्ट की परमिशन है, जो नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है तो उसमें 482 की एप्लीकेशन लगेगी। तो ये कौन सा कोर्ट है? ओरिजिनल कोर्ट जो था, ट्रायल कोर्ट? अपील अपील विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट। अब अपीलेट कोर्ट में ना, वहां लगा देंगे जहाँ अपील पेंडिंग है, भाई कर दो कंपाउंड। अच्छा, तो अपील की एप्लीकेशन भी लगेगी और कंपाउंडिंग के साथ में लगा देंगे? ऐसा नहीं है, अपील भी करो कंपाउंडिंग भी, ऐसा नहीं होता है। आपने अपील कर दी भाई, जिसने कन्विक्शन, एक सेकंड ये क्या हो गया, जिसने अपील फाइल करी है कोर्ट में, कन्विक्टेड, जिस कन्विक्शन जिसको मिली होगी उसने अपील फाइल करी होगी। अब अपील पेंडिंग है, उस दौरान विक्टिम को एपेलेंट ने कन्विंस कर लिया कि भैया माफ कर दो, विक्टिम एग्री है तो कर देगी एपेलेट कोर्ट कंपाउंड, खत्म मामला। ठीक है, अच्छा, मतलब अपील की एप्लीकेशन सुनने से पहले ही कर देगी फिर? अपील की मामला हो या पेंड, नीचे वाली कोर्ट ने तो अगर कन्विक्ट कर दिया, उसने अपील कर रखी है, तो अपीलेट कोर्ट कर देगा, किसी भी स्टेज पे कर सकता है, पहली डेट पे ही कर दे। अपील मैंने फाइल कर दी है, हम दोनों अपीयर हुए, उसको इतने दिन में उसने उसको कन्विंस कर लिया कि कंपाउंडेबल ऑफेंस है, करवा दीजिए कंपाउंड, तो कोर्ट क्या करेगी? मना करेगी, क्योंकि ये तो पॉलिसी है ना, लिखा हुआ है इसमें कि इन मामलों में कंपाउंड कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे मामले जिसमें विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट है, तो कोर्ट को लगेगा वे कंपाउंड किया जाना चाहिए, कोर्ट कंपाउंड कर देगी। कई बार छोटी सी चीज ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, थी नहीं है इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, बट आई वाज नॉट एबल टू कैच द वर्ड विद द लीव ऑफ द कोर्ट। ठीक है, जबकि हमने खुद कंपाउंड करवाए कितने सारे मामले हो जाते हैं, छोटे मोटे जैसे ही है ना, 411 वाले मामले तक भी कंपाउंड हो जाते हैं। एक केस था जिसके अंदर संपत्ति जो पकड़ी गई थी ना, चोरी की संपत्ति थी, किसी के पोजीशन में हुई, तो कंपाउंड हो गया मामला। ठीक है, प्ली बार्गेनिंग करो नहीं तो कंपाउंड कर लो। यहाँ पे जो शुरू की लाइन बोल रहा है ना, व्हेन द एक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर ट्रायल, तो यहाँ पर किसको कहाँ पे कमिट कर रहे हैं? एपिलेट कोर्ट में या जहाँ पर ट्रायल हुआ था? कमिट कब होता है? जब वो कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है तो उसने ऊपर भेज दिया, व्हेन द एक्यूज हैज बीन कमिटेड फॉर द ट्रायल और व्हेन ही हैज बीन कन्विक्टेड। दोनों सिचुएशन है, कमिटेड फॉर ट्रायल के लिए भेजा, ये कन्विक्टेड हो गया एंड एन अपील इज पेंडिंग। कन्विक्टेड होगा, अपील पेंडिंग कर रखी है, तो दो सिचुएशन है। ठीक है, और ऐसा भी है जिस मामले में कोर्ट पेंडिंग चल रहा है ना, मामला जहां चल रहा है वहां पे भी होता है कंपाउंड, ऐसा नहीं कि कमिट वाले केस में ही होगा। अब कुछ चीजें बैरक में नहीं लिखी होती, प्रैक्टिकल बातें। ठीक है, जिस कोर्ट में मामला चल ही रहा है वहां तो कंपाउंड किया ही जा सकता है। ठीक है, आगे समझ। अब एक काम करते हैं, आगे के प्रोविजन 21, 22, 21 तो हमने कर ही लिया था। प्रोसेसर इन केस विद द मर्जर कैन नॉट डिस्पोज ऑफ, ओके, ये फिर हम बाद में करेंगे। 22, 23, एक 24 रह गया, 25, 26, 27, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। 25 में टाइम लग जाता है थोड़ा सा, आई वाज थिंकिंग, बट थोड़ा सा हम फंस जाते हैं ना चीजों में ज्यादा, तो टाइम लग गया। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग 327 तक हो जाता, बट ठीक है, कोई बात नहीं, जल्दी से बढ़िया है देर भली।
थोड़ा आसानी से कर लेंगे, ज्यादा जल्दबाजी करके चीजें स्किप हो जाएंगी, मजा नहीं आएगा फिर पढ़ने में। ठीक है, कर दिया अंजुन? ठीक है, चलो फिर हम इसको करते हैं। बाकी आप क्या नाम है उसको कंटिन्यू करना। ठीक है, 4 दिन है अभी आपके पास। देन ओके, हैप्पी होली इन एडवांस। आपको भी। थैंक यू सर, सेम टू यू। पढ़ाई कर लेना अच्छे से। देखो 4 दिन बहुत होते हैं, 4 दिन में अच्छा खासा सब्जेक्ट कवर हो जाता है। तो प्लीज आप फोकस करके उसको देख लीजिए। यामिनी, मैंने आपको ये श्रेष्ठ आपको वो सारे फॉर्म्स जो क्वेश्चन है वो भेज दिए हैं। उन क्वेश्चन को सबको कर डालो। एंड आई एम श्योर, आई कैन 100% गारंटी यू, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन उसमें से प्रीवियस पेपर में से होंगे। ठीक है, अगर नहीं भी होंगे ना, उससे रिलेट जरूर होगा, क्योंकि हरियाणा ऐसा नहीं है बिल्कुल पूरा कंप्लीट पेपर चेंज नहीं करती है। जो चीज उसमें पहले पूछे गए हैं उनसे रिलेट करती हुई चीजें 100% होगी ही होगी। ठीक है, तो प्रीवियस पेपर के प्रिंट निकाल के सॉल्व करना, और जब प्रिंट निकाल के सॉल्व करोगे तो उससे रिलेटेड सेक्शन जो जुड़े हैं उनको देखना जरूर, उनको पढ़ डालना, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएंगे। वो बात अलग है, जैसे कई बार सब क्लॉज 1 पूछा तो 2 पूछ लेंगे इस बारी, ऐसा ही होता है, बहुत मेजर चेंजेस नहीं आते। ठीक है, ओके सर। अब जैसे आपको पता ही है 73 ऑफ आईपीसी पे तो पूछ ही सकते हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहाँ है, सेक्शन पूछ लिया। अब सेक्शन पहले पूछा था तो उसके अंदर का पूछ लिया कितने दिन की हो सकती है। ठीक है, ऐसे ही तो पूछेंगे, पहले अगर सेक्शन पूछ लिया डायरेक्ट तो उसके अंदर का पूछ लेंगे, या पहले अंदर पूछ रखा तो बाहर का पूछ लेंगे। इतना ही होता है, कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं आता। किसी भी प्रीलिम्स को उठा के देख लेना, बेसिक लॉ से वो बिल्कुल अलग डाइवर्ट नहीं हो सकता है। तो व्हेन यू आर डूइंग द प्रीवियस ईयर पेपर, काइंडली गो थ्रू द पर्टिकुलर सेक्शन थॉरली, जो उन्होंने पूछा है वही आपकी मेन की प्रीलिम्स की तैयारी होगी। सारे सेक्शन मत करना, किसी भी सेक्शन के पीछे इतनी बुरी तरीके से मत पड़ जाना कि उसको समझ नहीं आ रहा तो परेशान हो जाओ। ठीक है, चलो, सी यू ऑन वेडनेसडे। ट्यूसडे की तो छुट्टी आई। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। थैंक यू सर। बाय सर।